जय हिंद भाई लोग। तो आपकी ये फिजिक्स की मैराथन होने वाली है और आज के हम इस फिजिक्स में कवर करने वाले हैं 200 के अराउंड यानी 200 के आसपास के क्वेश्चन। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक क्योंकि पेपर आपका जस्ट 20 नवंबर को यानी जस्ट करीब बचा हुआ है। आज कितना तारीख हो गया? 16 तारीख हो गया। टोटल आपके केवल बस 4 दिन बचे हुए हैं। 4 दिन में फिर एक दिन आपका कम हो जाएगा यानी 19 को आप जाएंगे ही जहाँ पे आपका फॉर्म भरा होगा, फिलअप किया होगा आपने सेंटर तो, और दूर दूर भरा होगा क्योंकि नज़दीक किसी का भी नहीं है, आसपास किसी का भी सेंटर का ऑप्शन भी नहीं था। तो आपका किसी का कहीं गया, किसी का कहीं गया। तो 19 तारीख तक हमें तैयारी करनी है। उसके बाद यानी 2 दिन बचा है शेष हमारे पास। तो आज हम फिजिक्स का 200 क्वेश्चन लेकर आए हैं और कल की केमिस्ट्री की क्लास अगर आपने नहीं देखी तो उसमें भी मैं 200 के अराउंड 200 ही क्वेश्चन कराए हैं। टोटल मैंने 200 क्वेश्चन ही कराए हैं, तो उसे जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, केमिस्ट्री प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे, सबसे नीचे आपको वो क्लास मिल जाएगी। और आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। कुछ लोग कमेंट करते हैं तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। पहले नंबर का आपका क्वेश्चन है कि आवेग का बीमीय सूत्र आपका क्या होगा? तो आवेग का बीमीय सूत्र आपका हो जाएगा बल गुणे समय। पहले तो हम यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं। तो आवेग इक्वल टू क्या होता है? बल गुणे समय। अब बल का बीमीय सूत्र होता है mL(T⁻²) हो जाता है और इंटू T⁻1 हो जाता है। अब माइनस का 2 और प्लस का 1 जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1 आ जाएगा। तो mL(T⁻1) आपका इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा आवेग का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और यही सेम आपका संवेग का भी होता है। तो आवेग और संवेग का जो बीमीय सूत्र होता है वो दोनों का समान होता है। देन आगे बढ़ते हैं हम। निम्न में से कौन से 2 जोड़ों की बीमाएं समान नहीं हो सकती हैं? तो इनमें बताना 4 ऑप्शन में से किनकी जो है वो बीमाएं समान नहीं है। तो कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक इनकी बीमाएं समान है। क्या हो जाएगा? mL(T⁻1). हम कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक दोनों का किससे निकालेंगे? जूल सेकेंड से। किससे? जूल सेकेंड से निकाल लेंगे तो आपका आएगा mL²T⁻1 आ जाएगा। अब जरा ये आपका ऑप्शन बी ही राइट है, यानी इसकी बीमाएं समान नहीं होती हैं। जड़ा तो आघूर्ण I बराबर mR² होता है। mR² हो गया, यहाँ पे m का हो गया किलोग्राम, r का हो गया L², तो mL² हो गया इनर्सिया का। और बालाघूर्ण का हो गया, बालाघूर्ण का बल हो गया। टाउ इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा, यानी इसका फॉर्मूला थोड़ा सा भी याद नहीं आ रहा। टाउ का कुछ अलग होता है, यानी इसकी बीमा सेम नहीं होती है। कार्य तथा बल संवेग का भी आपका सेम हो जाता है। आवेग तथा संवेग का भी पीछे मैंने कराया है पहले क्वेश्चन पे, तो इनका दोनों का सेम हो जाता है। तो ऑप्शन सी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी जो बीमाएं हैं वो समान नहीं है। देन आपका अगर तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखा जाएगा कि 5 न्यूटन का एक बल ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री कोण पर किसी कण पर कार्यरत है, इसका ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा? तो ऊर्ध्वाधर घटक आपका हो जाएगा 2.5 न्यूटन, यानी 2.5 न्यूटन हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन हम आगे देख लेंगे। देन आगे बढ़ते हैं। कोणीय संवेग क्या है? तो कोणीय संवेग कैसी राशि है? अदिश है, ध्रुवीय सदिश है कि अक्षीय सदिश है? तो एक्सियल वेक्टर राशि आपकी कोणीय संवेग है। एंगुलर मोमेंटम जो है वो आपका एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी है। देन आगे बढ़ते हैं हम 5वें नंबर के क्वेश्चन पे। 5वें नंबर का आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 20 मीटर प्रति सेकंड चाल से उत्तर की ओर गति करता हुआ एक ट्रक पश्चिम की ओर मुड़ता है तथा उसी चाल से गति करता है, इसके वेग में परिवर्तन कितने का होगा? तो इसके वेग में कितने का परिवर्तन हो जाएगा? तो 20√2 मीटर प्रति सेकंड। अभी इसका सॉल्यूशन देखने के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं 6वें नंबर के क्वेश्चन पे कि एक प्रक्षेप को क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए यू वेग से फेंका जाता है। यानी आप खड़े हो और थीटा कोण बना के आप ऊपर की तरफ कोई पत्थर या कुछ भी आपको क्षैतिज, यानी प्रक्षेप को क्षैतिज से आपको कोण बनाते हुए यू वेग से फेंक दे रहे हो आप कोई चीज़, और जब यह उच्चतम बिंदु पर होगा तब इसके वेग में परिवर्तन कितने का होगा? तो इसके वेग में जो परिवर्तन होगा वो यू साइन थीटा का होगा। कितने का? तो यू साइन थीटा का परिवर्तन होगा। आपको ये नोटिस करके चलना है। देन आगे बढ़ रहा है 7वें नंबर का क्वेश्चन है कि जब एक घोड़ा गाड़ी को खींचता है तब उसके आगे बढ़ने में सहायक बल क्या हो जाएगा? यानी जब एक घोड़ा जो है वो गाड़ी को खींचता है, जो उसके पीछे कार्ट लगी हुई है, तो आपका जो बुल कार्ट होता है, तो आपका मान लो बैल हो गया, आपका घोड़ा हो गया, गाड़ी को अगर खींच रहा है तो उसको आगे बढ़ने में सहायक बल आपका कौन सा होगा जो उसे आपका एनर्जी प्रदान करेगा? तो पृथ्वी द्वारा घोड़े पर लगाया गया बल होगा। यानी पृथ्वी भी घोड़े पर बल लगाती है, इसी वजह से आपका वो चलता है, ना कि घोड़ा पृथ्वी पे बल लगा रहा है। क्योंकि घोड़े का अगर द्रव्यमान देखा जाएगा तो पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है, यानी नगण्य है, मान ही नहीं सकते हैं। तो आपका पृथ्वी जो है घोड़े पे बल लगाएगी। आप भी अगर चलते हैं किसी भी चीज़, यानी आप कोई होता नहीं जो गाँव में आपका वो होता नहीं 3 चक्के की होती है, अगर आप उसे खींच रहे हो तो आप भी अर्थ पे फोर्स नहीं लगा रहे हो, अर्थ आप पे फोर्स लगा रही है। यानी यहाँ पे उल्टा होता है, आपको ध्यान रखना, कंफ्यूजन मत हो जाना। पेपर में ऐसे पूछा जाएगा, आप लगा दोगे कि हमारे द्वारा जो पृथ्वी पर लगाया गया बल है, तो हम कितना बल लगा देंगे पृथ्वी पे? हमारा द्रव्यमान ही नहीं है उतना, नगण्य बराबर, यानी पृथ्वी की अगर तुलना में देखा जाए तो बहुत ही कम है।
तुच्छ बराबर, यानी मान ही नहीं सकते उसके बराबर में हम। तो हम जो है पृथ्वी पे बल नहीं लगे, तो पृथ्वी हम पे बल लगाती है तब हम आगे बढ़ पाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी द्वारा घोड़े पर लगाया गया बल जो है उससे सहायक करता है, वो कार्ट को आगे ले जाता है। देन आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे 8वें नंबर का क्वेश्चन है कि 150 ग्राम की एक क्रिकेट गेंद 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करती हुई एक बल्ले से टकराती है। यानी 150 ग्राम की कोई गेंद है, एक यानी आपका 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करती हुई एक बल्ले से टकराती है, जिसके पश्चात वह 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वापस लौट जाती है और बल्ले का आघात बल गेंद पर 0.01 सेकंड के लिए कार्य करता है। तो बल्ले द्वारा गेंद पर औसत आरोपित बल कितना हो जाएगा? तो 480 न्यूटन का आपका बल हो जाएगा। अभी हम इसका आगे सॉल्यूशन देख लेंगे। क्लियर, 3 क्वेश्चन आपके मिल गए ना, 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिल गए। अभी इसका सॉल्यूशन हम लास्ट में देख लेंगे, परेशान मत होइएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं तो हमें रिपीट करना है। तो जल्दी जल्दी आप करते चले जाएंगे तो आपका भी समय बच जाएगा, हमारा भी समय बच जाएगा, हम और भी मैराथन लगा देंगे आपके लिए। तो यहाँ पे 9 नंबर का क्वेश्चन है कि 2 कणों की टक्कर में सामान्य रूप से निम्न राशियां संरक्षित रहती हैं। अगर 2 कण जो है टक्कर करते हैं, वो प्रत्यास्थ टक्कर करें, अप्रत्यास्थ टक्कर करें, इलास्टिक या इन इलास्टिक आपका दोनों कोलिजन होगा। तो अगर दो कण जो है अगर आपस में टक्कर करते हैं तो कौन सी राशियां हमेशा संरक्षित रहेंगी? तो आपकी संवेग जो है वो संरक्षित हमेशा रहेगी, वो चाहे आपका इलास्टिक कोलिजन होता है, इन इलास्टिक कोलिजन हो, दोनों में आपका संवेग जो है, मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर के क्वेश्चन पे। 10वें नंबर का आपका क्वेश्चन है कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान को 1 मीटर ऊंचाई तक 1 सेकंड में ले जाने में गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कितना कार्य होगा? तो हो जाएगा 98 जूल। कितना कार्य हो जाएगा? तो 98 जूल, यानी 98 जूल आपका कार्य किया जाएगा। उसके बाद 11 नंबर का क्वेश्चन है कि उपग्रह की गति में संरक्षित क्या रहता है? तो जो उपग्रह गति करता है तो उसमें क्या संरक्षित रहता है? घूर्णन ऊर्जा ना, और रैखिक गतिज ऊर्जा नहीं होगी, स्थितिज ऊर्जा नहीं, तो आपका कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम जो है वो उपग्रह की गति यानी मोशन ऑफ प्लेनेट में क्या कंजर्व रहता है? तो कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम आपका कंजर्व रहता है। उसके बाद 12 नंबर का क्वेश्चन है कि चंद्रमा का द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। तो चंद्रमा का द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जा सकता है? स्प्रिंग तुला का प्रयोग करके ना ये भी नहीं होगा आपका। चंद्रमा की सतह पर सरल लोलक को दोलित करके नहीं, ये भी नहीं होगा आपका। आइए हम आगे ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन कट गया है, आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, ऑप्शन नहीं चला गया उसका, पता नहीं कैसे खींचते हैं लोग भाई। पीडीएफ बनाने को कहता हूँ मैं, पीडीएफ बना देते हैं अच्छी खासी, फिर से कट भी जाता है इधर। तो चंद्रमा का द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है, यानी वो एक भाई है ना, तो वो भी आपका, तो वो आपका वीडियो बनाता है और मैं आपको इसका सॉल्यूशन करने के बाद, क्योंकि सॉल्यूशन मैं करता रहता हूँ उधर, मैं देखता रहता हूँ, कोई आपकी कमी नहीं है इसमें, वो सब पीडीएफ बना देता है और शायद इसमें कट कर दिया उसने, मैंने वो भी पढ़ा था वहाँ पे। तो चंद्रमा का द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। तो चंद्रमा का द्रव्यमान क्या कर सकते हैं हम, आपका ज्ञात किया जा सकता है। तो इसका यहाँ पे कट गया है, चलो मैं लगा दूंगा, आप परेशान मत होना। आगे बढ़ते हैं, चलो यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं पहले नंबर के क्वेश्चन से। आवेग इक्वल टू बल गुणे समय, इसको मैंने आपको क्लियर बता दिया था। तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, क्या यानी MLT की पावर -1 हो जाएगी। यहाँ पे ये भी गलत कर दिया, यहाँ पे MLT की पावर -1 हो जाएगा, MLT की पावर -1। यही आपका आवेग का आपका बीमे सूत्र हो जाएगा, संवेग का भी बीमे सूत्र यही हो जाएगा। देन आपका सेकंड नंबर का सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि जड़त्व आघूर्ण की बीमाएं ml² होता है, t की पावर 0 होता है, I = m² से निकाल लेंगे। बल आघूर्ण की बीमाएं ml² t की पावर -1 होती हैं, इसीलिए जड़त्व आघूर्ण तथा बल आघूर्ण की बीमाएं समान नहीं होती हैं। आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देन यहाँ पे थर्ड का जो है वो कौन सा घटक जो है आपका, यानी किस आपका वो बताना था ना, न्यूटन में फोर्स आप लगा रहे हो, यानी आप कोई पत्थर हो किसी एंगल पे आप फेंक रहे हो, तो वहीं पे पूछा गया था कुछ, तो आपका अभी प्रश्न याद नहीं आ रहा। तो यहाँ पे थर्ड का जो है कुछ इस प्रकार से आपका फिगर बनेगा। ये मान लो हमने एंगल मान लिया है, यहाँ पे हम खड़े हैं, अब हमने प्रक्षेप कर दिया, ये एंगल से हमने प्रक्षेपित किया है, तो आपका जो ऊर्ध्वाधर घटक बनेगा f sin 60 डिग्री बनेगा, और जो नीचे बनेगा वो भी आपका f sin 60 डिग्री बनेगा। देन आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। तो बल का ऊर्ध्वाधर दिशा में घटक क्या हो जाएगा, वो f cos थीटा लिखा था, आप पता नहीं क्या क्या कर रखा है इसमें, f cos थीटा वहाँ पे था, नीचे वाला जो होगा वर्टिकली होगा f cos थीटा, हॉरिजॉन्टली होगा f sin थीटा। तो f cos थीटा इक्वल टू f cos 60 डिग्री, तो 5/1/2 इक्वल टू 2.5 आपका न्यूटन आपका फोर्स लगाया जाएगा। देन यहाँ पे 4 का C, 5 का भी देख लेते हैं हम। देन यहाँ पे ये 5 का सॉल्यूशन लिखा हुआ है, इसे आप देख लेना।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे 20 यानी जो फाइनल क्या निकल के आएगा, फाइनल वेलोसिटी निकल के आएगी वो आपकी क्या आ जाएगी 20 √2 तथा इसकी दिशा क्या हो जाएगी वो आपका दक्षिण पश्चिम की ओर हो जाएगी। देन यहाँ पे 6वें नंबर का सॉल्यूशन दिया हुआ है कि चूंकि वेग का क्षैतिज घटक हमेशा नियत रहता है अतः वेग का ऊर्ध्वाधर घटक परिवर्तित होगा और प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग घटक u sin थीटा तथा अंत में यह शून्य हो जाएगा। अतः वेग में परिवर्तन कितने का हो जाएगा तो u sin थीटा का। उसके बाद आपका बढ़ते हैं हम 8वें नंबर का सॉल्यूशन यहाँ पे लिया हुआ है v1 = माइनस का 12 मीटर प्रति सेकंड और v2 = प्लस का 20 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि दिशा विपरीत हो जाती है। वो आपका दीवार से टकराया तो आपका जब फेंका था तो 12 मीटर प्रति सेकंड हुआ था और दीवार से टकरा के जब लौटेगा तो उसका वेलोसिटी चेंज हो गया, यही बता रहा है। वो दिशा जो माइनस लगा हुआ है वो दिशा को बताती है कि दिशा आपका जो बदल रही है। तो यहाँ पे m = आ जाएगा 150 ग्राम, इसको हम बदलेंगे तो आपका 0.15 kg आ जाएगा और t = 0.01 सेकंड। आपका बल्ले द्वारा गेंद पर आरोपित बल कितना हो जाएगा तो यहाँ पे हम वही फॉर्मूला लगा देंगे mv यानी आपका हो जाएगा f = ma और यहाँ पे ma क्या हो जाएगा एन एज क्या होता है v/2 यानी वेग परिवर्तन की दर को एक्सीलरेशन कहा जाता है। ए की जगह उन्होंने v/t रख दिया और v को लिख दिया v2 माइनस का v1 फाइनल वेलोसिटी प्लस का माइनस का इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t कर दिया इन्होंने। यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आपका कितना निकल के आया तो 480 न्यूटन के आसपास आपका बल निकल के आ गया। तो सिंपल सा फॉर्मूला था, यहाँ पे कुछ करना नहीं था। यहाँ पे f = ma को इन्होंने चेंज कर लिया है, a को बदल दिया v/t में, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर एक्सीलरेशन के बराबर होती है। तो यहाँ पे m और v/t हो जाएगा। यहाँ पे आपको डेल कर लेना है बस, ये आपको चेंजेस दिखाएगा। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस का इनिशियल हो जाएगा, माइनस करके आपका राइट आंसर फाइंड हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं 9th नंबर का जो देखो सॉल्यूशन दिया हुआ है कि दो कणों की टक्कर में संवेग संरक्षित रहता है हमेशा, ये आपको मैंने बता दिया। और किया गया कार्य क्या होगा तो कार्य इक्वल टू क्या हो जाता है mg ऐसे आपका बराबर हो जाता है। यहाँ पे आपको मास दिया गया था, जी की वैल्यू पता थी 9.8 और एक आपका क्या दिया हुआ था हाइट दी हुई थी प्रश्न के हिसाब से, तो यहाँ पे आपका 98 जूल वर्क किया जाएगा। उसके बाद 11th नंबर का आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है कि उपग्रह की गति में हमेशा क्या संरक्षित रहता है कंजर्वेटिव रहता है। तो उपग्रह की गति में कोणीय संवेग जो है वो आपका कंजर्वेटिव रहता है, कंजर्व रहता है। उसके बाद 12वें नंबर का सॉल्यूशन दिया हुआ है कि चंद्रमा की कक्षा में एक उपग्रह छोड़कर चंद्रमा का द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। ये देखो उसका वहाँ पे ऑप्शन नहीं मिला था, यहाँ पे सॉल्यूशन में उसका सॉल्यूशन लिखा दिया गया है। तो चंद्रमा की कक्षा में एक उपग्रह छोड़कर चंद्रमा का द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि उपग्रह का वेग क्या होता है v = √gm/r होता है। तो किस भी यहाँ पे हम ज्ञात कर सकते हैं तो चंद्रमा की कक्षा में एक उपग्रह छोड़कर चंद्रमा का द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। देन 13वें नंबर का आपका जो सॉल्यूशन दिया हुआ है कि आयनिक ठोसों के स्थितिज ऊर्जा का मान निम्न समीकरण से प्रदर्शित होता है। आगे यहाँ पे 13 पहले पढ़ते हैं हम। यहाँ पे 13 नंबर का क्वेश्चन आ गया, वहाँ पे आपने सॉल्यूशन देख लिया। आयनिक ठोसों के लिए अणुओं की स्थितिज ऊर्जा का मान निम्न समीकरण से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है आपका तो UR = a/r⁻12 - b/r⁻6 हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम 14 नंबर का आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि ठोसों के स्थायी बनावट के लिए क्या आवश्यक है। तो आपका ठोसों की स्थायी बनावट के लिए अणुओं के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों हो, ये जरूरी होना है। यानी आपका जो आकर्षण क्या होना चाहिए, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल आपका दोनों होना चाहिए। देन आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है कि वायुयान को इस प्रकार तैयार किया जाता है कि वायु का वेग क्या हो, ऊपरी सतह पर वायु का वेग निचली सतह की अपेक्षा अधिक होना चाहिए। यानी वायुयान को इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि ऊपरी सतह पर जो है वायु का वेग जो है वो नीचे की अपेक्षा अधिक हो, ऐसे हम बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 16 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्पर्श कोण निर्भर नहीं करता है। तो स्पर्श कोण जो है निर्भर किस पे नहीं करता है, ठोस की आनत पर, यानी कितना वो झुका हुआ है इस पर वो निर्भर नहीं करता है। जबकि द्रव तथा ठोस की प्रकृति पर और ठोस तथा सतह की स्वच्छता पर और द्रव की सतह के ऊपर स्थित माध्यम पर आपका वो निर्भर करता है, जबकि उसके आनत पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ पे 17 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इससे दाब जो है प्रति इकाई क्षेत्र क्या हो जाता है। यानी यदि हम किसी दिए हुए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो P क्या होता है F/A। यहाँ पे इससे दाब क्या पूछा जा रहा है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं। जब आपके रेशनल नंबर हो कोई इसमें डिनोमिनेटर अगर बढ़ता है तो जस्ट इक्वल में अगर है तो वो आपका जो रहता है मेन राशि जो रहती है, मेन जो क्वांटिटी रहती है वो आपकी घट जाती है। तो यहाँ पे हम एरिया जैसे बढ़ाएंगे आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे एरिया बढ़ाने पे प्रेशर कम होगा, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देन 18 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि डीजल इंजन मुख्यतः होते हैं। तो डीजल इंजन जो है मुख्यतः किस प्रकार के होते हैं, तो गुणवत्ता व मात्रा नियंत्रक होते हैं डीजल इंजन आपके।
उसके बाद 19 नंबर का क्वेश्चन है कि ग्रहण होता है क्योंकि आपका सीधी रेखाओं में यात्रा करता है। प्रकाश जो है ग्रहण क्यों होता है? क्योंकि जो प्रकाश जो है लाइट जो है वो सीधी रेखाओं में गमन करती है, लाइन जो है वो स्ट्रेट मोशन करने लगती हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 20वें नंबर के क्वेश्चन पे। सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना है? तो सूर्य की सतह का तापमान लगभग 5800 केल्विन है। कितना? 5800 केल्विन के आसपास, यानी 6000 के आसपास है। 6000 केल्विन कह सकते हो, 5800 केल्विन हो गया आपका। उसके बाद आपका 21 नंबर का क्वेश्चन है कि सुपर कंडक्टर की चालकता होती है यानी सुपर कंडक्टर की जो चालकता होती है इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 22 नंबर के क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा गैर चुंबकीय पदार्थ है? तो इनमें बताना कौन सा जो है गैर चुंबकीय पदार्थ हो जाएगा। तो तांबा जो है वो आपका गैर चुंबकीय पदार्थ हो जाएगा, जबकि लौह भी यानी अगर चुंबक के पास ले जाएंगे चिपक जाएगा, कोबाल्ट भी आपका चिपक जाएगा, निकल भी आपका चिपक जाएगा, लेकिन जो गैर चुंबकीय पदार्थ जो तांबा है वो नहीं चिपकेगा आपका। देन आगे बढ़ते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन है कि क्रायोजेनिक का विज्ञान किससे संबंधित है? तो क्रायोजेनिक का जो विज्ञान है वो किससे संबंधित है? तो निम्न तापमान से संबंधित है आपका क्रायोजेनिक का विज्ञान, यानी लो टेम्परेचर पर आपका संबंध रखता है क्या? क्रायोजेनिक विज्ञान। क्रायोजेनिक साइंस जो है वो निम्न तापमान पर आपका रहती है। उसके बाद 24 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? यानी विद्युत केतली जो है वो आपका किसके द्वारा पानी गर्म होता है? यानी गैस पे अगर आप कोई भी बर्तन चढ़ा रहे हैं तो उसके द्वारा कुछ भी अगर पकता है, पानी गर्म करवा रहे हो, दूध गर्म करवा रहे हो आप, तो किसके द्वारा आपका जो पानी गर्म होता है, दूध गर्म हो जाता है? तो संवहन विधि द्वारा आपका जो है वो पानी और दूध जो है गर्म हो जाता है। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर के क्वेश्चन का। उसका 25 नंबर का क्वेश्चन है जब कोई बंदूक चलाई जाती है तब वह गोली पर अग्रदेशिक बल लगाती है और गोली से बंदूक पर समान तथा विपरीत प्रतिक्रिया बल लगता है। इस घटना की व्याख्या किस सिद्धांत पर की जा सकती है? तो इस घटना जो है किस सिद्धांत पर की जा सकती है? तो न्यूटन की गति के तीसरे नियम से आप कर सकते हैं, क्योंकि वो होता है ना कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, यानी आप अगर किसी भी चीज़ पर फोर्स लगा रहे हैं तो उतने ही मैग्नीट्यूड का, उतने ही परिमाण का फोर्स वो ऑब्जेक्ट भी आपके ऊपर लगाएगी। यानी आप दीवार को धक्का क्यों नहीं दे पाते हैं, अर्थ को आप धक्का क्यों नहीं दे पाते हैं? क्योंकि अगर आप दीवार पे फोर्स लगा रही है, ये भी माइंड में क्वेश्चन बनता है कि अगर चलो हम दीवार को धक्का दें तो दीवार आगे क्यों नहीं खसक जाती है? तो आप जो है वो दीवार का द्रव्यमान आपके द्रव्यमान से कहीं ज़्यादा है, तो आप अपने द्रव्यमान के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकते, कुछ ज़्यादा लगा सकते हैं लेकिन उतना नहीं लगा सकते। और दीवार के अगर द्रव्यमान से देखा जाए तो आपका द्रव्यमान बहुत कम है, इसी वजह से आप दीवार को धक्का नहीं दे पाते हैं। और आप दीवार पे जितना फोर्स लगा रहे हैं, दीवार उतना ही फोर्स रिफ्लेक्ट में आपके ऊपर लगा रही है, सेम मैग्नीट्यूड का, बस दिशा क्या है वो चेंज हो जाएगी। तो इसको किस सिद्धांत द्वारा समझा जा सकता है? तो न्यूटन गति के तृतीय नियम द्वारा समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 26 नंबर का क्वेश्चन है कि सूर्य को प्रमुख रूप से ऊर्जा किस प्रक्रिया से मिलती है? तो संलयन प्रक्रिया से मिलती है। और किस संलयन से? यानी हाइड्रोजन संलयन की प्रक्रिया से आपको सूर्य को जो है प्रमुख रूप से ऊर्जा मिलती है, उसको प्रकाश मिलता है, तभी वो प्रकाश हमें दे पाता है। दिन यहाँ पे 27 नंबर का क्वेश्चन है कि प्राथमिक रंग के अंतर्गत कौन कौन से रंग आते हैं? तो लाल, नीला और हरा जो है वो प्राथमिक रंग के श्रेणी में आते हैं। लाल, नीला और हरा, लाल, नीला और हरा। उसके बाद 28 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि पानी पर तेल तैरता है क्योंकि तेल का घनत्व जो है पानी से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर पानी के बराबर हो जाएगा तो उसमें मिल जाएगा, अगर पानी से ज़्यादा हो गया तेल का घनत्व तो डूब जाएगा, पानी से कम है तो आपका पानी के ऊपर ही तैरता रहेगा। देन यहाँ पे हम बढ़ते हैं 29 नंबर के क्वेश्चन पे। तो 29 नंबर का आपका यहाँ पे आपका 13 नंबर का सॉल्यूशन चालू हो गया। तो 13 नंबर का सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से कि आयनिक ठोसों की स्थितिज ऊर्जा का मान निम्न समीकरण से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो समीकरण आपका कौन सा होगा? यू आर इज इक्वल टू A/R⁴ माइनस का B/R⁴। उसके बाद 14 नंबर का सॉल्यूशन है कि अणुओं के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल ठोसों की अस्थायी बनावट के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो अणुओं के बीच जो है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल ठोसों की अस्थायी बनावट के लिए आपके आवश्यक होते हैं। ठोस जो है वो बना हुआ है सॉलिड स्टेट में, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल। दिन यहाँ पे 15 नंबर का सॉल्यूशन दिया हुआ है कि वायुयान इस प्रकार तैयार किए जाते हैं कि P ऊपरी सतह का जो प्रेशर है वो निचली सतह के प्रेशर से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, जिससे वायुयान ऊपर की ओर उठने के लिए बल प्राप्त कर सके। यानी ऊपर का कम होगा तो नीचे से जो प्रेशर है वो ऊपर की तरफ बल लगाएगा, तो वो ऊपर उठने में क्या हो जाएगा? आराम से बल प्राप्त कर सकते हो। उसका एरिया क्या होता है? थोड़ा सा ऐसे बना दिया जाता है, ऊपर का उठा नीचे का प्लेन ही बना दिया जाता है।
और बर्नौली प्रमेय के अनुसार जहाँ पर दाब अधिक होता है वहाँ पर वेग क्या होता है, कम होता है। यानी बर्नौली ने क्या प्रमेय दिए थे, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हो जाएगा या इक्वल हो जाएगा 1/v के। इसीलिए कहा जाता है कि हाईवे पे अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो जस्ट आपको ट्रक के बगल से नहीं गुजरना होता है। यानी गाड़ी अगर आप 2 पहिया लेकर चल रहे हैं तो जस्ट ट्रक के बगल से मत निकालिए, क्योंकि जो ट्रक के बगल जो हवा आ रही है उसका वेग बहुत ही ज़्यादा है और आपकी गाड़ी का भी जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है और आपके बगल जो एयर कट के निकल रही है उसका वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो प्रेशर आपका जैसे कम होगा तो इधर वाला प्रेशर आपको धक्का दे देगा, आप उसमें सिमट जाओगे। इसीलिए कहते हैं जस्ट बगल से नहीं निकालना चाहिए, आप थोड़ी दूरी बनाकर निकाल लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 16 नंबर का जो सोल्यूशन दिया हुआ है कि स्पर्श कोण का मान ठोस सतह की आनति पर निर्भर नहीं करता, ये मैंने आपको बता दिया था। देन आगे बढ़ते हैं। यानी 19 नंबर का यहाँ पे सोल्यूशन दिया हुआ है कि ग्रहण एक खगोलीय अवस्था है जिसमें कोई खगोलीय पिंड किसी प्रकाश के स्रोत दूसरे खगोलीय पिंड के बीच आ जाता है। और ग्रहण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सूर्य ग्रहण होता है, एक चंद्र ग्रहण होता है, एक होता है लूनार एक्लिप्स हो जाता है, एक हो जाता है आपका सन एक्लिप्स कह सकते हो, हाँ सन एक्लिप्स हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 20 का ऑप्शन सी राइट आंसर था। 21 का आपका सोल्यूशन दिया हुआ है कि सुपर कंडक्टर का प्रतिरोध शून्य होता है अतः उसकी चालकता अनंत होती है। यानी सुपर कंडक्टर जो है उसका प्रतिरोध है, रेसिस्टेंस जो है वो शून्य होता है, इसलिए उसकी चालकता कंडक्टिविटी जो हो जाती है वो अनंत हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। देन यहाँ पे 22 नंबर का सोल्यूशन लिखा हुआ है कि चुंबक द्वारा जो पदार्थ आकर्षित नहीं होता है वह पदार्थ गैर चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। इसमें तांबा, गैस, एल्यूमिनियम एवं प्लास्टिक आदि शामिल हैं। जो आपका चिपकेगा नहीं चुंबक से वो आपका गैर चुंबकीय पदार्थ कहलाया जाएगा। और शुद्ध तांबा प्रतिचुंबकीय होता है अर्थात इसका कोई आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है और यह चुंबकीय क्षेत्र के साथ बहुत कम प्रभाव डालता है। अधिकांश गैर चुंबकीय पदार्थ जो यानी आपका तांबा भी याद रखना है प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो जाएगा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाएगा। देन यहाँ अधिकांश गैर चुंबकीय पदार्थ यहाँ पे फिर कट गया तो आपका वो यहाँ तक पढ़ना प्रभाव डालता है बस। उसके बाद आगे हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। 23 नंबर का सॉल्यूशन कि भौतिकी में क्रायोजेनिक्स बहुत कम तापमान पर पदार्थ के उत्पादन के व्यवहार का अध्ययन करता है। यह अच्छी तरह से परिभाषित नहीं है कि तापमान की किसी बिंदु पर प्रशीतन समाप्त होता है और क्रायोजेनिक्स शुरू होता है, परंतु वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि यह 150 डिग्री सेल्सियस पर या उससे नीचे शुरू होता है। यानी 180 केल्विन से लेकर 238 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये पाया जाता है। क्रायोजेनिक कह सकते हो। क्रायोजेनिक जो होता है वो आपका 123 केल्विन से 238 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पाया जाता है। यहाँ पे 25 का सोल्यूशन आपका लिखा हुआ है कि प्रत्येक क्रिया की एक बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन के थर्ड लॉ से हम समझ सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Fn2 = का माइनस का F21। माइनस क्या दिखाता है आपको, जो विपरीत है यानी दिशा जब विपरीत हो जाती है माइनस से उसको रिप्रेजेंट करता है। देन यहाँ पे 26 नंबर का सोल्यूशन लिखा है कि सूर्य को प्रमुख रूप से ऊर्जा जो है वो नाभिकीय संलयन से मिलती है। उसके बाद 27 नंबर का सॉल्यूशन है कि लाल, नीले और हरे रंग के प्रकाश को प्राथमिक अथवा मूल रंग का प्रकाश कहते हैं। लाल, नीला और हरा जो है वो आपका प्राथमिक रंग कहा जाएगा। इन्हें विभिन्न अनुपात में मिलाने पर अन्य रंग प्राप्त किए जा सकते हैं, अतः 2 प्राथमिक रंगों को मिलाकर द्वितीयक रंग प्राप्त किया जा सकता है। जैसे लाल प्लस नीला हो जाएगा, बैगनी बन जाएगा आपका। नीला प्लस हरा मिलके आपका प्रूसियन नीला बन जाएगा और लाल प्लस हरा मिलके आपका पीला बना देगा। देन आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे 28 नंबर का क्वेश्चन शुरू हो गया है। तो पानी पर तेल क्यों तैरता है, क्योंकि तेल का घनत्व तो जो है पानी से कम होता है, ऐसी यही वजह है कि तेल जो है पानी पे तैरता है। उसके बाद आगे 29 नंबर का क्वेश्चन है कि विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक खोज किसने की थी। यानी विद्युत और चुंबकत्व के बीच जो लिंक है, यानी कोई चीज़ कॉमन जो है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में कोई चीज़ जो कॉमन है उसकी खोज जो है किसने की थी, किसने बताया था कि दोनों कुछ अगर देखा जाए कुछ किसी पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो दोनों एक हैं, तो माइकल फैराडे ने ये बताया था। किसने बताया था, तो किसने खोज की थी, माइकल फैराडे ने। उसके बाद 30वें नंबर का क्वेश्चन है। 30 नंबर का न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो नियामक यानी मॉडरेटर के रूप में किया जाता है भारी जल का प्रयोग। यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं 31 नंबर का क्वेश्चन है कि अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव क्या होता है। तो अवतल लेंस से अगर आपका कॉनकेव लेंस से कोई प्रतिबिंब बनता है तो उसका आवर्धन सदैव आपका 1 से कम होगा, यानी लेस देन आपका 1 हो जाएगा।
यानी हमेशा एक से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और एक जो है उसके लिए बड़ा हो जाएगा। तो अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब का जो आवर्धन है, मैग्निफिकेंस जो है, मैग्निफिकेंस जो है वो आपका हमेशा एक से कम हो जाएगी। देन यहाँ पे 32 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि उसमें अधिक क्षमता होती है और उससे ईंधन की बचत होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 32 नंबर के क्वेश्चन का। देन आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, आगे आपका 33 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी वस्तु का जड़त्व जो है निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है, तो वस्तु के गुरुत्व पर नहीं, इसका नहीं हो जाएगा, गुरुत्व त्वरण पर नहीं, वस्तु के आकार पर। तो पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपको ये बता दिया था, आई इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू होता है mr²। तो आपका रेडियस पे एक तो डिपेंड करेगा, दूसरा आपका मास पे डिपेंड करेगा, उस वस्तु के द्रव्यमान पे आपका निर्भर करेगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं हम 34 नंबर के क्वेश्चन पे कि भारी जल या हैवी वाटर से अभिप्राय क्या है। तो वह जल जिसमें अधिकतम घनत्व होता है, भारी जल उसे कहते हैं। ये नहीं कि भारी रहता है, सामान्य जल से भारी नहीं कहा जाएगा, उसका जो डेंसिटी है, उसका जो घनत्व है नॉर्मल वाटर से ज़्यादा होता है, इसलिए उसे भारी जल कहा जाता है, हैवी वाटर कहा जाता है। देन आगे बढ़ते हैं हम 35 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न प्रक्रियाओं में से किसमें विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया नहीं होती है। तो सूर्य में ऊर्जा का जो उत्पादन होता है उसमें चुंबकीय अन्योन्य क्रिया नहीं होती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी निम्न प्रक्रियाओं में से किसमें जो विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया नहीं होती है। तो अगर चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़े को आकर्षित करना देखा जाए तो ये भी आपका चुंबकीय अन्योन्य क्रिया हो गई, चुंबकत्व का आपका क्वालिटी रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद गैस के पिस्टन को ढकेलना जो हो गया, ये भी आपका चुंबकीय अन्योन्य क्रिया होती है इसमें भी। और अल्फा कणों का स्वर्ण पत्र से प्रकीर्णन जो होता है वो भी आपका चुंबकीय अन्योन्य क्रिया हो जाती है। आपका ऑप्शन डी जो है यानी सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन होना, ये आपका चुंबकीय अन्योन्य क्रिया के अंतर्गत नहीं आती। उसके बाद 36 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि अल्फा कणों का स्वर्ण पत्र से प्रकीर्णन को समझाया जा सकता है किसके द्वारा, तो विद्युत बलों के द्वारा हम आसानी से समझ सकते हैं। देन आपका 37 नंबर का क्वेश्चन है कि एक निश्चित लंबाई के एल्यूमिनियम के तार को खींचकर उसका व्यास आधा कर दिया जाता है, तो उसका प्रतिरोध आपका कितना हो जाएगा। एल्यूमिनियम का कोई तार है, उसको तार को खींचकर उसका व्यास जो है वो आधा कर दिया जाता है। आप व्यास को आधा कर दिया हमने, तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो 16 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 गुना। आइए हम इसका आगे सोल्यूशन देखेंगे। इसका सोल्यूशन किस प्रकार से लगेगा, तो R इक्वल टू रोयल अपॉन ए, यानी इसका लंबाई क्या कर दिया जाता है, आधा कर दिया जाता है। तो इसका सोल्यूशन अभी आगे देख लेंगे हम यहाँ पे। इसके बाद 38 नंबर का क्वेश्चन है कि फ्यूज तार एक है। तो फ्यूज तार एक तार है, कैसा तार है, तो जिसका प्रतिरोध होता है उच्च होता है, यानी रेजिस्टेंस आपका होता है उच्च होता है, और गलनांक जो हो जाएगा वो आपका निम्न हो जाएगा। यानी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आपका निम्न होगा और प्रतिरोध आपका उच्च होता है। यानी जो फ्यूज तार घर में लगाए जाते हैं उसका प्रतिरोध तो उच्च होगा लेकिन निम्न गलनांक होगा। जैसे आपकी हाई वोल्टेज की लाइट उससे क्रॉस होगी वो तुरंत ही ब्रेक हो जाएगा, इसलिए बनाया जाता है। अगर हाई गलनांक बना दिया जाएगा, नहीं उच्च गलनांक अगर बना दिया जाएगा तो क्या मतलब है उसका रहने का, तो घर में आग लग जाएगी, बाद में वो आपका टूटेगा। तो इसलिए कम गलनांक का बनाया जाता है। जैसे ही हाई वोल्टेज का करंट उसमें फ्लो होगा वो ऑटोमेटिक अपना ब्रेक कर देगा। उसके बाद 39 नंबर का क्वेश्चन है कि एक लैंप जिसका प्रतिरोध 280 ओम और जो वोल्ट है, वोल्टेज है वो 200 वोल्ट की लाइन से जोड़ा गया है। लैंप से प्रवाहित धारा का शिखर मान कितना होगा, तो आपका कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 1 एम्पियर के आसपास हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे 40 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि एक परिवर्ती धारा I इक्वल टू I1 cos ओमेगा टी प्लस का I2 sin ओमेगा टी के लिए वर्ग माध्य मूल धारा कितनी हो जाएगी। तो वर्ग माध्य मूल धारा हो जाएगी 1/√2 और ब्रैकेट में I1 का स्क्वायर प्लस का I2 का स्क्वायर, इसका होल यानी अंडर रूट हो जाएगा, ये अंडर रूट में आ जाएगा। अंडर रूट I1 का स्क्वायर प्लस का I2 का स्क्वायर। आइए हम आगे अब यहाँ से सोल्यूशन देखना स्टार्ट करते हैं। तो पानी पर तेल तैरता है क्योंकि तेल का घनत्व तो पानी से आपका कम होता है, और सारे का यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है। उसका 35 का जो है वो सोल्यूशन कुछ इस प्रकार से है कि सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन होना विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया के कारण नहीं होता है या नाभिकीय अन्योन्य क्रिया के कारण होता है। यानी चुंबकीय अन्योन्य क्रिया नहीं होती उसमें, आपका नाभिकीय आपका यानी आपका चुंबकीय यानी मैग्नेटिक म्यूचुअल एक्शन नहीं होता है, जबकि न्यूक्लियर म्यूचुअल एक्शन उसमें होता है। इसकी वजह से वो आपका एनर्जी प्रोड्यूस करता है, रिप्रोड्यूस करता है। उसके बाद यहाँ पे 36 नंबर का सॉल्यूशन लिखा है कि अल्फा कणों के स्वर्ण पत्र से प्रकीर्णन को विद्युत बलों के द्वारा के आधार पर समझा जा सकता है। उसके 39 नंबर का ये रहा आपका क्वेश्चन। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन यानी अपॉन आर हो जाता है, जिसे आर आई वी इक्वल टू क्या होता है आई आर, ओम के नियम से अगर देखेंगे तो वी इक्वल टू आई आर हो जाएगा। यहाँ से आई की वैल्यू आपकी वी अपॉन आर यानी वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा इसका फॉर्मूला। देन यहाँ पे आपका 200/280 जो हो जाएगा 5/7। तो इसका वहाँ पे लगभग आ रहा था ना
अब यहाँ पे वो शिखर वोल्टता निकालेंगे तो आपका ये IRMS निकल गया। अब शिखर जो आपका धारा हो जाएगी वो I क्या होती है, IRMS इंटू रूट 2 हो जाएगी। दिन यहाँ पे 1.414 इंटू 5/7 रख देंगे तो 1 एम्पियर आपका निकल के आ जाएगा। दिन आगे 40 नंबर का सोल्यूशन कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे लिखा हुआ है IRMS क्या होता है, तो √I1 का स्क्वायर प्लस का I2 का स्क्वायर, यहाँ पे आपका 2 लगा हुआ नीचे, यहाँ पे वहाँ पे जो ऑप्शन में आपका लिखा हुआ था कुछ ऐसे लिखा हुआ था, यानी 1/√2 और √I1 का स्क्वायर प्लस का I2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 40 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया था। देन आगे बढ़ते हैं 41 नंबर के क्वेश्चन से। अब आपके इस वीडियो में जो आपके 200 के आसपास क्वेश्चन कराने वाला हूं मैं, तो आप परेशान मत होइएगा। और पेपर जो है आपका 19 से यानी 20 को है, तो 19 को लगभग सारे लोग निकल जाएंगे। तो आपको बस 2 दिन बचे हैं, मैक्सिमम आपके 2 दिन बचे हैं। 2 दिन में आपको तैयारी कर लेना है, आप खुद से भी कीजिए, मैं भी करवा रहा हूँ। दिन आप यहाँ पे आपका 41 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है, आपका 41 नंबर। अगर मैं भूल भी जाऊंगा तो आप परेशान मत होना, आप अपने तरफ से काउंट करते हुए चलना, क्योंकि 1 से 40 फिर 1 से 40 मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, तो हो सकता है वैसे। देन यहाँ पे 41 नंबर का क्वेश्चन है कि गुरुत्वीय नियतांक की इकाई क्या हो जाएगी, यानी गुरुत्वीय जो कैपिटल G होता है उसका जो यूनिट है वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकालते हैं, तो आपका F = जो होता है गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो क्या होता है, कैपिटल G m1 m2 अपॉन क्या हो जाएगा r² होता है। अब हमें इसकी आपका यूनिट निकालना है तो इसको हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे F का हो जाएगा न्यूटन और यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा किलोग्राम। जब ऊपर पहुंचेगा यहाँ पे नीचे तो किलोग्राम स्क्वायर रहेगा, लेकिन जब ऊपर पहुंचेगा तो किलोग्राम की पावर माइनस का 2 हो जाएगा। देन यहाँ पे ऑप्शन सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 41 नंबर के क्वेश्चन पे। देन यहाँ पे 42 नंबर का क्वेश्चन है कि निरपेक्ष विद्युतशीलता का मात्रक कितना होता है। तो निरपेक्ष विद्युतशीलता का मात्रक आपका फैराड मीटर हो जाता है। कितना हो जाता है, तो फैराड मीटर हो जाता है निरपेक्ष विद्युतशीलता का मान। देन आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, यदि दिए गए प्रक्षेपण यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि 43 नंबर का क्वेश्चन, यदि दिए गए प्रक्षेपण कोण के लिए क्षैतिज परास दुगनी कर दी जाए तो उड्डयन काल कितना हो जाएगा। तो उड्डयन काल आपका √2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √2 गुना। देन आगे बढ़ते हैं, 4th नंबर का आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 बल इस प्रकार हैं कि इनके परिमाणों का योग 18 न्यूटन एवं इनका परिणामी 12 न्यूटन है तथा यह कम परिमाण के बल पर लंबवत हैं। तो बलों के परिमाण कितने हो जाएंगे, 13 न्यूटन एंड 5 न्यूटन का आपका बल हो जाएगा। देन यहाँ पे 5वें नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है रस्सी खींचने की प्रतियोगिता में 2 व्यक्ति एक क्षैतिज रस्सी को विपरीत ओर से पकड़कर खींचते हैं। विजेता वह व्यक्ति होगा जो धरती पर अधिक बल लगाता है, या धरती उस पर अधिक बल जिस पे लगाएगी विजेता वही हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 6वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि जल में तैरना संभव होने का कारण है। तो गति के तृतीय नियम द्वारा हम ये पॉसिबल हो सकता है कि हम तैरना सीख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी जल में तैरना संभव होने का कारण क्या हो जाएगा, तो गति का तृतीय नियम। तो यहाँ पे गति का तृतीय नियम आपका 3rd ऑप्शन में था, जो कि यहाँ पे कट हो चुका है। उसके बाद आगे यहाँ पे 47 नंबर का क्वेश्चन है कि एक हल्के तथा एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जाएं समान है। एक हल्के तथा भारी पिंड की गतिज ऊर्जाएं समान है, तो उसका भारी पिंड का जो होगा संवेग वो आपका अधिक हो जाएगा। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ था, आपके मैंने बता दिया था कि यहाँ पे K होता है P² हो जाता है। तो जिस आपका जो आपका हल्का पिंड है, ये रहा आपका हल्का पिंड, यानी जिसका द्रव्यमान कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी आपकी अधिक होगी, और जिसका आपको भारी होगा मास वो आपको काइनेटिक एनर्जी लेस हो जाएगी। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, एक हल्के तथा एक भारी पिंड की जो गतिज ऊर्जाएं समान है, तो आपका भारी पिंड का जो संवेग होगा, यानी भारी पिंड का जो संवेग है वो आपका अधिक होगा। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करा देंगे, तो आपका m अगर जस्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा, m = प्रोपोर्शनल p हो जाएगा, तो भारी पिंड का जो संवेग है वो भी आपका भारी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इससे निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं, 8वें नंबर का क्वेश्चन है कि केंद्रीय बल क्षेत्र में क्या नियत रहता है। तो केंद्रीय सेंट्रल फोर्स एरिया में क्या रहता है नियत, आपका एंगुलर मोमेंटम जो है वो आपका संरक्षित रहता है। देन आपका यहाँ पे 49 नंबर का क्वेश्चन है कि समान त्रिज्या के एक रिंग, ठोस गोला, चकती तथा ठोस बेलन किसी नत तल पर एक साथ लुढ़काए जाते हैं, तो नत तल के बीच सबसे बाद कौन पहुंचेगा, तो रिंग जो है वो सबसे बाद पहुंचेगा। देन आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे 10वें नंबर का जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक घड़ी के सेकंड की सुई की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, तो उसके सिरे का रैखिक वेग सेंटीमीटर प्रति सेकंड में कितना हो जाएगा, तो π/15 कितना हो जाएगा, यानी π/ आपका 15 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 10th नंबर के क्वेश्चन का। देन आगे बढ़ते हैं हम 11 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी के घनत्व को स्थिर रखकर उसके व्यास को दुगुना कर दिया जाए तो पलायन वेग का मान कितना हो जाएगा, तो पलायन वेग का जो मान आपका हो जाएगा वो आधा हो जाएगा। कितने के बराबर हो जाएगा, आधे के बराबर हो जाएगा।
देन यहाँ पे आपका 12 नंबर का 42 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, यानी 52 नंबर का, कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है। तो न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम किस पे लागू होता है? सभी पिंडों के लिए आपका वो एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 13 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा कथन आपका सत्य है? तो इनमें बताना चार ऑप्शन से तो गुरुत्वीय द्रव्यमान तथा जड़त्वीय द्रव्यमान एक समान होते हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर के। यानी गुरुत्वीय द्रव्यमान क्या होगा? जो आपका यहाँ पे बैठे हैं, जैसे मैं बैठकर अगर पढ़ा रहा हूँ तो मैं बैठा हूँ तो आपका मेरा गुरुत्वीय द्रव्यमान भी कहा जाएगा उसे, और जड़त्वीय द्रव्यमान भी कहा जाएगा। तो दोनों इक्वल होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, इक्वल होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको 54 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, यदि पृथ्वी की त्रिज्या व द्रव्यमान 0.5% बढ़ाए जाएं तो पृथ्वी की सतह पर निम्न में से कौन सा कथन असत्य हो जाएगा? तो आपका क्या हो जाएगा? जो बढ़ेगा ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, जबकि सारे ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे। देन आगे बढ़ते हैं हम। 15 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक सामान्यतः ताप बढ़ाने पर क्या होता है? घटता होता है। ताप जैसे जैसे बढ़ाते चले जाएंगे उसकी प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी आपकी घटती चली जाएगी। देन आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है, यानी मैं इधर देखो, मैं आपको क्या बताऊं, मैं 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन कराऊंगा। अब मैं यहाँ पे बार बार कंफ्यूज हो जाता हूँ कि 44 बोलना है 46 बोलना है, तो वहाँ पे पलक, तो मैं कह रहा था कि मैं 41 यानी 1 से लेकर 40 आपका क्वेश्चन कराऊंगा। मैं 5 पार्ट में लेकर आया हूँ, तो 40 पंची क्या हो जाएगा? 200 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। 200 क्वेश्चन ही होंगे यहाँ पे, तो 40 आपके 200 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो मैं जहाँ पे 40 खत्म हो जाएगा वहाँ पे फिर 1 से 40 खत्म हो गया, फिर मैं अगला 1 से 40 पढ़ने लगूंगा। आपको वहाँ पे करना, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है क्वेश्चन पढ़ने में, तो अभी रॉन्ग हो जाएगा, तो बाद में लगेगा कि मैंने कम क्वेश्चन कराया, जबकि मैंने 200 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो यहाँ पे आपको मैं 16 नंबर का करता हूँ। 16 नंबर का आपका क्वेश्चन है, यानी 40 मैंने करा दी, अब उसके बाद फिर 1 से चालू हो गया, 16 नंबर आ गया, यानी 56 नंबर का क्वेश्चन है, आपको नोट करके चलना है। तो बर्नौली प्रमेय आधारित किस पे? तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आपका बर्नौली प्रमेय है जो वो आधारित है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि उष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है वो क्या कहलाता है? तो उष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है, उष्मा तथा यांत्रिक ऊर्जा की तुल्यता को प्रदर्शित करता है। उष्मा तथा यांत्रिक ऊर्जा की तुल्यता को आपको प्रदर्शित करता है उष्मागतिकी का प्रथम नियम, यानी उष्मा तथा यांत्रिक ऊर्जा की तुल्यता को प्रदर्शित करता है उष्मागतिकी का प्रथम नियम। उसका 18 नंबर का क्वेश्चन है कि ठंडी सुबह में धातु की सतह लकड़ी की तुलना में अधिक ठंडी महसूस होती है, क्योंकि? यानी आपका धातु मेटल होगा, मेटल का कोई आपका टुकड़ा ले लो आप, ये टुकड़ा अभी आपके घर में अगर चैनल लगा होगा, चैनल के बगल आप गाल, अगर जो आपका चीख है अगर उसको छुआएंगे बहुत ठंडा लगता है, तो कह सकते हो आप वहाँ पे जो ठंडा मेटल जो चीज़ होती है वो लकड़ी की तुलना में अधिक जो है ये ठंडा दिखाई देती है। क्यों होता है? तो धातु की उसमें चालकता अधिक होती है, इसी वजह से लकड़ी की तुलना में जो है मेटल्स की जो उसमें चालकता होती है वो मैक्सिमम होती है। यही वजह है कि लकड़ी कम ठंडी दिखाई पड़ती है, जबकि लोहा जो है आपका वो अधिक ठंडा दिखाई पड़ता है। देन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे अब सॉल्यूशन यहाँ पे चालू हो गया है। फॉर्मूला ए मैंने करा दिया, F = G m1m2/r²। तो जी की वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी, यहाँ से आप देख लेना। उसके बाद सेकंड नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि C = 4πε0r। तो यहाँ पे ε0 की बीमा में बतानी थी, तो ε0 की बीमा कैसे निकल के आएगी? ε0 को इन्होंने इधर कर लिया, इसको इधर कर लिया, ये इसको डिवाइड करा दिया 4πr से, तो यहाँ पे फैराडे हो जाएगा। इसका तो कोई मात्रक होगा नहीं, 4π का r का मीटर हो जाएगा, तो हमें फैराडे प्रति मीटर हो जाएगा, किसका? विद्युतशीलता का मात्रक हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। थर्ड का सॉल्यूशन दिया हुआ है, यहाँ पे आपका रेंज का सूत्र हो जाएगा u² sin 2θ/g, t = हो जाएगा 2u sin θ/g। तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है u² के, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है u के। यदि थीटा तथा g नियत हो तो दी गई स्थिति में परास दुगनी करने के लिए वेग को हमें कितना करना पड़ेगा? तो √2 गुना बढ़ाना पड़ेगा, अतः उड्डयन काल भी √2 से बढ़ जाएगा। यानी हमें क्या करना है? यदि थीटा तथा क्या होगा g अगर नियत हो, थीटा तथा g जो है अगर नियत हो, तब हमें यहाँ पे r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल u² के है, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल u के है। दी गई स्थिति में परास अगर दोगुनी करनी होगी हमें, तो यहाँ पे u की जगह हम √2 रख देंगे, u की जगह √2 जैसे रखेंगे, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो आपके रेंज जो है वो 2 गुना हो जाएगी। इसलिए आवर्तकाल को भी कितने से बढ़ाना पड़ेगा? तो √2 से भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ये था आपका सॉल्यूशन थर्ड नंबर के क्वेश्चन के, 43 नंबर के क्वेश्चन का। उसके बाद यहाँ पे जो 4 नंबर का क्वेश्चन की माना कि दो बल F1 और F2 हैं, F1 = F2 है, यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है F1 + F2 = 18, तथा परिणामी बल R के बीच का कोण 90 डिग्री। तो tan 90 = F2 sin θ F1 + का F2 cos θ, tan 90 इनफाइनाइट होता है, F1 + F2 cos θ = 0 हो जाएगा, और cos θ = आ जाएगा -का F1/F2। तो r² यहाँ पे r की वैल्यू 12 रख
दिया इन्होंने F1 स्क्वायर प्लस का F2 स्क्वायर प्लस का 2F1 F2 कॉस थीटा। आगे यहाँ पे सोल्यूशन कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे आपको क्या निकल के आ जाएगा, F1 आपका 12 न्यूटन निकलेगा, F2 आपका 13 न्यूटन निकल के आ जाएगा। देन यहाँ पे 7वें नंबर का सोल्यूशन कुछ इस प्रकार से, ये मैंने आपको करा दिया कि P इक्वल टू √2 me होता है। तो e हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, और P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा √m के। तो जिस पिंड का भार अधिक होगा उसका संवेग भी अधिक हो जाएगा। देन यहाँ पे 8वें नंबर का सॉल्यूशन लिखा हुआ है कि केंद्रीय बल क्षेत्र में कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। उसका 9th का यानी 49 का जो सोल्यूशन है, नत तल के बीच सबसे बाद में रिंग पहुंचेगी क्योंकि रिंग के K²/R² का मान सबसे अधिक होता है, अतः इसके त्वरण का मान सबसे कम होगा, इसीलिए यह अधिक समय लेगी, अतः उत्तर आपका ए राइट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 10th का सोल्यूशन लिखा हुआ है कि V इक्वल टू होता है फॉर्मूला R ओमेगा कोणीय संवेग का, कोणीय आपका वेलोसिटी जो कोणीय मोमेंटम हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, V इक्वल टू R ओमेगा। R की जगह हमने यहाँ पर R इसे ऐसे रख दिया और 2π/60 हो जाएगा, और R की वैल्यू 2 दी हुई है। यहाँ पर सॉल्व करने के बाद हमें क्या फाइंड हो जाएगा, तो आपको 15 सेंटीमीटर प्रति सेकंड आपका उत्तर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन यहाँ पे 11th का जो सॉल्यूशन दिया हुआ है कि पृथ्वी के निकट के उपग्रह का वेग कितना हो जाएगा, यानी यहाँ पे V इक्वल टू √GRE कितना हो जाएगा, V इक्वल टू √GRE तथा पृथ्वी का पलायन वेग हो जाएगा V इक्वल टू 2GR, यानी आपका अदर प्लेनेट के लिए V इक्वल टू GR और अर्थ के लिए आपका हो जाएगा V इक्वल टू √2GR। तो यहाँ पे किलोमीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन करने पे हमें 11.2/√2 किलोमीटर प्रति सेकंड आपका मिल जाएगा। देन यहाँ पे 12 नंबर का सोल्यूशन है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम सभी पिंडों के लिए लागू होता है। 13 का सोल्यूशन दिया हुआ है कि गुरुत्वीय द्रव्यमान तथा जड़त्वीय द्रव्यमान हमेशा एक समान होते हैं। उसका 15 का सोल्यूशन दिया हुआ है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक ताप बढ़ाने पर घटता है, ये मैंने करा दिया। 16 नंबर का सॉल्यूशन दिया हुआ कि बर्नौली का प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। उसका 17 नंबर का क्वेश्चन मैंने भी करा दिया। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊष्मा तथा यांत्रिक ऊर्जा की तुल्यता को प्रदर्शित करता है। तो ये आपको यानी फिजिक्स है भाई, 40 क्वेश्चन आएंगे तो सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट ही समझने हैं। यहाँ पे 1-2 इंपॉर्टेंट समझने से कोई थोड़ी ना होगा, क्योंकि आपका जो पेपर है वो आपका कवर अगर करा देगा तो फिजिक्स ही कवर करा देगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 40 क्वेश्चन आते हैं। 40 का 40 अगर आप कर ले जाते हैं, 40 में से 35 भी कर ले जाते हैं तो आपका 70 नंबर यहीं से बन के निकल आता है। तो 18 का जो है, अब 18 का सोल्यूशन देखते हैं। तो धातु की ऊष्मा चालकता लकड़ी की ऊष्मा चालकता से अधिक होती है, अतः लकड़ी से धातु में ऊष्मा तेजी से प्रवाहित होती है, जिससे हमें धातु ठंडी महसूस होती है, ना कि लकड़ी। उसका 19 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा नियम बतलाता है कि अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। तो किरचॉफ का नियम जो है वो ये बतलाता है कि अच्छे जो अवशोषक होते हैं वो अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसका 20 नंबर का क्वेश्चन है कि एक धारक को जिसकी धारिता 100 माइक्रोफैरड है 200 वोल्ट तक आवेशित किया गया है और इसे 2 ओम के प्रतिरोध द्वारा विसर्जित करने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा की गणना ज्ञात कीजिए। तो कितना हो जाएगा, 2 जूल के आसपास उसकी ऊष्मा हो जाएगी। यहाँ पे ऑप्शन आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि बोल्ट मापी यंत्र का उपयोग डॉट मापने के लिए किया जाता है। तो क्या मापने के लिए, विभवांतर मापने के लिए आपका उसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन है कि लैम्डा के मापन के लिए डॉट के मापन के लिए प्रयोग में आने वाली इकाई हो जाएगी तरंग दैर्घ्य मापते हैं लैम्डा के थ्रू। हम यहाँ पे क्या मापते हैं, तो तरंग दैर्घ्य मापते हैं हम लैम्डा के थ्रू। उसके बाद यहाँ पे लैम्डा मापने की आपका जो रिप्रेजेंटेशन है प्रदर्शित करती है वो लैम्डा से आपको प्रदर्शित किया जाता है। देन यहाँ पे 23 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या हो जाएगी। तो विद्युत ऊर्जा की इकाई हो जाएगी किलोवाट घंटा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, किलोवाट घंटा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 24 नंबर का क्वेश्चन है कि जो व्यक्ति चश्मे के बिना ठीक से नहीं पढ़ पाता वह उपयोग करता है, तो किस लेंस का उपयोग करता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग वो करता है। उसका 25 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विस्तारात्मक गुण है। तो कौन सा विस्तारात्मक गुण हो जाएगा, तो उसमें क्षमता जो हो जाएगी वो विस्तारात्मक गुण हो जाएगा। उसका 26 नंबर का क्वेश्चन है कि बहुत उच्च प्रतिरोध मापने के लिए हमें क्या प्रयोग करना चाहिए। तो मेगर का उपयोग करना चाहिए। बहुत उच्च प्रतिरोध मापने के लिए मेगर एक कोई आपका सब्सटेंस होगा, उसका उपयोग किया जाता है। उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए मेगर का उपयोग करते हैं। उसका 27 नंबर का आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक अर्धचालक में ऊर्जा गैप होता है कितना, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के क्रम का जो होता है वो ऊर्जा गैपिंग होती है एक सेमीकंडक्टर में। उसके बाद आपका बढ़ते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन है कि जब एक वस्तु को 2 समांतर दर्पणों के बीच रखा जाता है तब इससे बनने वाली छवियों की संख्या कितनी हो जाएगी, अनगिनत हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, जब एक वस्तु को 2 समांतर दर्पणों के बीच रखा जाता है तब इससे बनने वाली छवियां कितनी हो जाएंगी, तो अनंत यानी अनगिनत हो जाएंगी। उसके बाद 29 नंबर का क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना
हो जाएगा 1 किलोग्राम राशि का हो जाएगा 9.8 न्यूटन, यानी वजन आपको पूछा जा रहा है, वेट पूछा जा रहा है। तो F इक्वल टू एम ए से निकाल लेंगे, जी यहाँ पे एम ए की जगह हम कर देंगे जी वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हो जाएगा। एम की वैल्यू आपका 1 दिया हुआ है तो जी आपका 9.8 होता है, तो 9.8 न्यूटन ही हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ने 30 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि क्वथनांक जो है अधिक ताप पर होने लगता है, यानी अधिक ताप होने पर जो क्वथनांक होता है उसका बढ़ जाता है, इसी वजह से प्रेशर कुकर में आपको खाना जल्दी पकता है। उसके बाद 31 नंबर का क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंग किस दर से यात्रा करती है। तो ध्वनि तरंग जो है वो 1100 फीट प्रति सेकंड के मतलब दर से यात्रा करती है। उसके बाद 32 नंबर का आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में विद्युत वाहक बल समानुपाती होता है। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में जो है विद्युत वाहक बल किसके समानुपाती होता है, तो चुम्बकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर की आपका इक्वल होता है आपका कौन सा, विद्युत वाहक बल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 33 यानी 33 नंबर का क्वेश्चन है कि चुंबक न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। तो न्यूटन का जो पहला गति नियम है किसकी संकल्पना देता है, तो जड़त्व की संकल्पना देता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, IMP लगा लो इसे। तो यहाँ पे जो न्यूटन का पहला गति का नियम है वो किसकी संकल्पना देता है, तो जड़त्व की संकल्पना देता है। उसके बाद यहाँ पे 34 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है, तो लगभग 8.3 मिनट के आसपास का समय लगता है। उसके बाद 35 नंबर यहाँ पे अब हम सोल्यूशन देख लेते हैं। 19 नंबर से सोल्यूशन आपका स्टार्ट हो रहा है कि किरचॉफ के नियमानुसार अच्छे अवशोषक जो होते हैं अच्छे उत्सर्जक भी कहलाते हैं। उसके बाद 20 का लिखा हुआ है यदि धारक की धारिता C फैरड हो जाए तथा इसको V वोल्ट तक आवेशित कर प्रतिरोध R द्वारा विसर्जित किया जाए तो उत्पन्न उष्मा H संचित ऊर्जा U के बराबर हो जाएगी। तो H इक्वल टू हो जाएगा U हाफ CV और आपका जो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी हाफ CV स्क्वायर। देन यहाँ पे हम रख देंगे C इक्वल टू 100 माइक्रोफेराड है तो 100 को चेंज करेंगे तो 100 इंटू 10⁻⁻6 फैरड हो जाएगा। V इक्वल टू 200 वोल्ट तो हाफ C स्क्वायर यहाँ पे हम रखने के बाद हमें कितना फाइंड हो जाएगा, तो 2 जूल आपका फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे 21 नंबर का सोल्यूशन है कि 1 वोल्ट मीटर बिजली की सर्किट यानी 1 वोल्ट मीटर बिजली के सर्किट में 2 बिंदुओं के मध्य विद्युत क्षमता के अंतर को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक साधन है। तो क्या 1 वोल्ट मीटर जो है, वोल्ट मीटर आपका बता दिया क्या यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं। 22 नंबर का आपका सोल्यूशन लिखा हुआ है ग्रीक अक्षर लैम्ड यानी लेमडा तरंग दैर्ध्य के मापन के उपयोग में आने वाली इकाई है। माध्यम के किसी कण के एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंगे जितनी दूरी तय करती हैं उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अथवा अनुप्रस्थ तरंगों में 2 क्रमागत संघों अथवा गर्तों के बीच की दूरी तथा अनुदैर्ध्य तरंगों में 2 क्रमागत संपीड़न या विलयन के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। तो यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/m n हो जाएगा, नहीं वेलोसिटी अपॉन का आवृत्ति इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा। यहाँ पे आपका लिख भी देंगे हम, यहाँ पे लैम्डा लिख दिया रहा मैं, यहाँ पे V इक्वल टू ये आपका न्यू बना लो, यहाँ पे आवृत्ति हो जाएगी। उसका 23 नंबर का सॉल्यूशन लिखा हुआ है कि विद्युत ऊर्जा की इकाई किलोवाट घंटा अथवा यूनिट होता है, यानी किलोवाट घंटा मात्रक तो वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू घंटा हो जाएगा। इसको चेंज करने पे आपका वॉट इंटू घंटा अपॉन क्या हो जाएगा 1000 निकल के आ जाएगा फॉर्मूले से। तो यहाँ पे 24 नंबर का सोल्यूशन लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति बिना चश्मे के ठीक से नहीं पढ़ पाता वह किसका उपयोग करता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग करता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 26 नंबर का सोल्यूशन लिखा हुआ है कि मेगर का प्रयोग अति उच्च मान के प्रतिरोध के मापन में किया जाता है। यह प्रतिरोध का मान ओम तथा मेगा ओम में व्यक्त किया जाता है। उसके बाद 27 नंबर का सोल्यूशन है कि अर्धचालक में ऊर्जा गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के क्रम में होती है। उसके बाद आगे 28 नंबर का सॉल्यूशन लिखा हुआ है यहाँ पे जब 2 दर्पणों को एक दूसरे के समानांतर रखा जाता है तब उन दोनों के बीच झुकाव कोण जो हो जाएगा वो 0 अंश का होता है। और जब से दर्पण 0 अंश के कोण पर रखे जाते हैं तब अनंत छवियां बनती हैं। यह प्रत्येक छवि एक छवि का परिणाम होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो झुकाव कोण हो जाएगा 0 जब उन दो यानी क्या हो जाता है संपर्क में समानांतर रखा जाता है तो 0 बनेगा। और 0 बनने के बाद आपको बटे में आ जाएगा 0 तो आपका अनंत जो प्रतिबिंब बन जाएंगे। डिवाइड करना पड़ता है ना 360 बटे थीटा से में डिवाइड करना पड़ता है तो वहाँ पे जैसे 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, तो यहाँ पे वो अनंत बना देगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 35 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे चालू हो गया कि किसी धारावाहिक कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान आपका कुंडली के केंद्र पर होता है, अधिकतम कहाँ पे होगा, कुंडली के केंद्र पर। उसके बाद 36 नंबर का क्वेश्चन है कि लेंज का नियम जो है किसके संरक्षण का परिणाम हो जाएगा, तो ऊर्जा के संरक्षण का आपका परिणाम हो जाएगा लेंज का नियम। उसके बाद आपका 37 नंबर का क्वेश्चन है कि विद्युत पंखा निम्न पर आधारित है, तो विद्युत पंखा जो है विद्युत मोटर पर आधारित है। देन आगे बढ़ते हैं 38 नंबर का क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर का कार्य है, तो विद्युत मोटर का कार्य क्या हो जाएगा, AC को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना जो हो जाएगा वो विद्युत मोटर का कार्य हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 39 नंबर का क्वेश्चन है कि फोटोन की ऊर्जा E बराबर
बराबर एच न्यू तथा संवेग p बराबर h अपॉन लेमडा होता है। इस आधार पर प्रकाश की तरंग का वेग जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, e अपॉन का p हो जाएगा, यानी ऊर्जा अपॉन मोमेंटम हो जाएगा। उसके बाद आपका 40 नंबर का क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिव सक्रिय रेडियन की अर्धायु 3.8 दिन है, वह समय जिसके अंत में उसका 1/20 भाग शेष रह जाएगा, तो हो जाएगा 16.5 दिन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे आपका 35 नंबर से सॉल्यूशन लिखा हुआ है कि कुंडली के केंद्र पर जो होगा मैक्सिमम होगा, तो V नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट NI अपॉन 2R हो जाएगा, तथा कुंडली के अक्ष के किसी बिंदु पर VP इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट NIR स्क्वायर अपॉन का 2 ब्रैकेट में r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और उपरोक्त तो सूत्र से ज्ञात होता है कि बी नॉट का मान कुंडली के केंद्र पर क्या होता है, मैक्सिमम होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे 39 नंबर का जो सोल्यूशन लिखा हुआ है, 39 नंबर का भी क्वेश्चन शायद हाँ पढ़ लिया हमने। तो 39 नंबर का जो क्वेश्चन है कि c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू इज इक्वल टू इंटू लेमडा, ये आपका आवृत्ति हो जाएगी और ये आपका मीटर हो जाएगा, ये आपका प्रकाश का वेग हो जाएगा, और v इज इक्वल टू c अपॉन लेमडा। तो यहाँ पे e इज इक्वल टू हो जाएगा HC अपॉन लेमडा, और HC इज इक्वल टू क्या होता है आपका h अपॉन लेमडा, यानी यहाँ पे हम चेंज कर लेंगे। उसके बाद 40 नंबर का जो 6 नियतांक का फॉर्मूला है वो n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू e की पावर माइनस का लेमडा होता है, तो 1/20 भाग आपका वो बता रहा है। यहाँ पे आपका e की पावर माइनस का 0.693 t अपॉन टी हो जाएगा। सॉल्व करने के बाद आपका 0.90693 अपॉन 3.8 आ जाएगा। आगे यहाँ पे देखो कुछ सॉल्व करने के बाद आपको 16.5 दिन आपका निकल के आ जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। फिर आपका यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट हो गया, 1 नंबर से मैं फिर पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, यानी ये 81 नंबर का आपका क्वेश्चन है, पढ़ने जा रहा हूँ मैं 1 से। ये 81 नंबर का आपका क्वेश्चन है, मैं पढ़ने जा रहा हूँ 1 से। देन पहले नंबर का क्वेश्चन है कि अर्धचालकों में धारा प्रवाहित होती है, तो इलेक्ट्रॉन तथा होल दोनों द्वारा आपका जो है चालकों में धारा प्रवाहित होती है, किसमें, सेमी कंडक्टर्स में। उसके बाद दो नंबर का क्वेश्चन है कि पीएन संधि क्या हो जाएगी, तो पीएन संधि क्या हो जाएगी, तो ओमिक आपका प्रतिरोध हो जाएगी पीएन संधि का। उसके बाद तीसरा नंबर का क्वेश्चन है कि मॉडेम एक ऐसी युक्त है जो संपन्न करती है किसे, तो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन को दोनों को प्रदर्शित करती है, यानी मॉड्यूलन और डीमॉड्यूलेशन दोनों को रिप्रेजेंट करती है। चौथे नंबर का क्वेश्चन है कि व्यतिकरण की घटना प्रदर्शित करता है, तो व्यतिकरण की जो घटना है वो कौन प्रदर्शित करता है, तो उपरोक्त सभी प्रकार की तरंगे जो हैं वो व्यतिकरण की घटना आपका प्रदर्शित करती हैं। उसके बाद देन आपका 5 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। 5वें नंबर, कौन सी घटना प्रकाश की तरंग प्रकृति को प्रदर्शित नहीं करती है, तो कौन सी घटना जो है प्रकाश की तरंग प्रकृति को प्रदर्शित नहीं करेगी, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है वो आपके प्रकाश की प्रकृति को प्रदर्शित नहीं करेगी। देन 6वें नंबर का क्वेश्चन है कि प्रकाशिक तंतु संबंधित संचार से, प्रकाशिक तंतु जो है संबंधित है किससे, संचार से आपका संबंधित हो जाएगा प्रकाशिक तंतु। उसका 7वें नंबर का क्वेश्चन है कि एक बल्ब व एक संधारित्र को किसी प्रत्यावर्ती स्रोत के श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, और यदि स्रोत के वोल्टेज को नियत रखते हुए इसकी आवृत्ति को बढ़ा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, बल्ब के प्रकाश की तीव्रता ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे 8वें नंबर का क्वेश्चन है कि डीसी मोटर में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अधिकतम होता है, तो जब मोटर की रफ्तार अधिकतम हो तब आपका उसका विद्युत वाहक बल भी अधिकतम होगा। देन आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे 9 नंबर के क्वेश्चन पे एक सरल रेखीय चालक का स्वप्रेरकत्व कितना होता है, तो 0 हो जाता है। तो एक सरल रेखीय चालक का जो स्वप्रेरकत्व होता है वो आपका 0 हो जाता है। उसके बाद 10वें नंबर का क्वेश्चन है कि 2 समांतर तारों में जब धारा एक ही दिशा में प्रवाहित की जाती है, यानी 2 समांतर तारों में जब धारा एक ही दिशा में प्रवाहित की जाती है तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, सेम डायरेक्शन में आपका आकर्षित हो जाएगी। उसके बाद 11 नंबर का क्वेश्चन है कि एक धारावाही चालक अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करता है, तो एक धारावाही चालक जो है अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करता है, तो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र आपका उत्पन्न करता है। तो एक धारावाही चालक जो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। उसके बाद 12 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा 5 माइक्रो कूलाम यानी 5 माइक्रो फैराड ये आपका कैपेसिटेंस दिया हुआ है कि बिंदु आवेश से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। यहाँ पे कूलाम ही दिया हुआ था, ये 7 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। उसके यहाँ पे क्या होता है, वो विद्युत क्षेत्र होता है ना, तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, E = F/Q0 होता है। यहाँ पे F की वैल्यू दी है 80 सेंटीमीटर दूर, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 × 10⁻⁻⁴ न्यूटन कूलाम हो जाएगा। उसका 5वें नंबर का क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार प्रवेश करता है कि इसके वेग की दिशा विद्युत बल रेखाओं की दिशा में है, तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का जो वेग होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। उसका 14 नंबर का क्वेश्चन है कि मनुष्य द्वारा सुनी जा सकने वाली अधिकतम विस्पंद आवृत्ति हो जाएगी, तो 10 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसका 15 नंबर का क्वेश्चन है कि समान ताप
ताप पर ऑक्सीजन में ध्वनि का वेग जो होता है, हाइड्रोजन की में ध्वनि का वेग का क्या होता है 1/4 गुना, यानी 1/4 गुना आपका हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि अवक्षय परत पाई जाती है, तो अवक्षय परत किसमें पाई जाती है, तो डायोड में आपका अवक्षय परत पाई जाती है। उसके बाद 17 नंबर का क्वेश्चन है कि एक गेंद को 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर फेंका जाता है, तो आपका वो कितनी ऊंचाई तक जाएगा, तो 5 मीटर की ऊंचाई तक वो पहुंचेगा। उसका 18 नंबर का क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की मानवीय आंख की रेटिना पर बनने वाली छवि होती है, कैसी होती है, तो वास्तविक तथा उल्टी होती है, यानी रियल तथा वर्चुअल आपकी वो मतलब विपरीत हो जाएगा, वो आपका इमेज बनता है। उसका 19 नंबर का क्वेश्चन है, यानी अब सॉल्यूशन देख लेते हैं 18 के बाद से हम। पहले नंबर का सॉल्यूशन है कि अर्धचालकों में धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों तथा होलों द्वारा प्रवाहित की जाती है। दूसरे नंबर का सॉल्यूशन है कि पीएन संधि एक अओमिक प्रतिरोध है, क्योंकि इसमें ओम के नियम का पालन नहीं होता है, अर्थात धारा वोल्टता के समानुपाती नहीं होती है, तो पीएन संधि आपका अओमिक प्रतिरोध हो जाएगा, अनओमीय आपका फॉलो करता है। उसके बाद तीसरे नंबर का सॉल्यूशन है कि मॉडेम एक ऐसी युक्ति है जो सिग्नल के मॉड्यूलन एवं डी मॉड्यूलन को संपन्न करती है। उसका 10th नंबर का सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो समांतर तारों में जब धारा एक ही दिशा में प्रवाहित की जाती है तो वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है हर्बियम हाइड्रोजन समथिंग आपका क्वेश्चन था, देख लेना वहाँ पे जाके। 16 नंबर का सॉल्यूशन दिया हुआ है यहाँ पे कि डायोड एक सेमीकंडक्टर कंपोनेंट है जिसमें धारा केवल एक दिशा में प्रवाहित होती है, यह पी तथा एन प्रकार के अर्धचालकों के संयोजन से बनाया जाता है। देन यहाँ पे 17 नंबर का सॉल्यूशन लिखा हुआ है कि H इक्वल टू U²/2G। यहाँ पे सॉल्व करके हम जी की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे, H 5 मीटर आपका निकल के आ जाएगा। उसका 18 नंबर का जो सॉल्यूशन लिखा हुआ है कि मानव नेत्र एक ऑप्टिकल यंत्र की तरह होता है जिसका निर्माण एवं कार्य एक कैमरे के समान होता है, आँख में एक अभिसारी प्रणाली का निर्माण करती है और जो रेटिना पर एक वास्तविक उल्टी एवं छोटी छवि बनाती है। रेटिना एक कैमरे की फिल्म की समतुल्य होती है। उसके बाद आपका 19 नंबर का क्वेश्चन है कि किसी नवयुवक की सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी वो आपका 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। देन 20 नंबर का जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए, और दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस का उपयोग किया जाएगा। उसका 21 नंबर का क्वेश्चन है कि चलते समय प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर मुड़ना क्या कहलाता है, तो चलते समय ही प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में मुड़ना आपका प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, यानी आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो जाएगा। उसका 22 नंबर का क्वेश्चन है, 22 नंबर का क्वेश्चन है यदि बादल जमीन से 1600 मीटर ऊपर हैं तथा पर्याप्त वर्षा होती है जिससे 1 लाख यानी कितना हो जाएगा 12,80,000 वर्ग मीटर तथा 2.5 सेंटीमीटर गहरे पानी से ढक जाए, पानी को बादलों तक उठाने के लिए कृत कार्य कितना होगा, 1 घन सेंटीमीटर पानी का भार 1 ग्राम है, तो यहाँ पे हो जाएगा 512 × 10⁻⁹ जूल कार्य हमें करना होगा, यानी बहुत कार्य करना होगा। उसका 23 नंबर का क्वेश्चन है यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है किसमें, तो तृतीय वर्ग के उत्तोलक में जो है यांत्रिक लाभ आपका 1 से कम होता है। उसके बाद यहाँ पे 24 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है संवेग तथा बल में क्या संबंध है, संवेग तथा बल में क्या हो जाएगा संबंध, तो F/T इक्वल टू क्या हो जाएगा MB माइनस का MU, यानी यहाँ पे हो जाएगा आवेग, हम आवेग को संवेग के इक्वल टू कर दिया, आवेग का सूत्र लिख दिया F/T और आपका वहाँ पे MB इक्वल टू V को चेंज कर दिया फाइनल इनटू इनिशियल में, तो यहाँ पे चेंज करने के बाद ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन 25 नंबर का क्वेश्चन है कि पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है, तो पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है, तो 20 किलोहर्ट्ज होती है, 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर होती है पराश्रव्य। अल्ट्रासोनिक जो वेव होती है उनकी आवृत्ति होती है 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर होती है। उसके बाद आगे बढ़ते 26 नंबर का क्वेश्चन है कि पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या हो जाएगा, प्रतिक्रिया। ये देखो यहाँ पे न्यूटन का 3rd लॉ आपको फॉलो हो रहा है, यानी आप किसी को एक झापड़ मारोगे तो उल्टा खींच के अगर वो कोई आपको एक तमाचा मार दे तो सेम आपका न्यूटन का तृतीय नियम वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे 27 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा डायनेमो क्या होगा, तो डायनेमो जो है वो ऊर्जा का स्रोत माना जाएगा। उसके 28 नंबर का क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो भारी जल का उपयोग किया जाता है, यानी D2O का उपयोग किया जाता है। भारी जल का जो रासायनिक केमिकल फॉर्मूला होता है D2O होता है। उसके बाद 29 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो प्लस का 4D यानी उत्तल लेंस, यानी कहाँ पे लेंस के लिए आपका प्लस का 4D यानी यहाँ पे अवतल उत्तल कहानी है, तो 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होगी, तो 4 डायप्टर हो जाएगी, कितनी 4 डायप्टर हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे 30 नंबर का क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स वेव होती हैं आपकी विद्युत चुंबकीय सारी तरंगे हो जाएगी आपकी, हो जाएगी वो गामा हो जाएगी, रेडियो हो जाएगी, मैक्रो हो जाएगी, औरक्त हो जाएगी, परावैगनी हो जाएगी, दृश्य हो जाएगी, सारी जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे वो आपकी अनुप्रस्थ तरंगे हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे
सोल्यूशन 18 नंबर का कट गया, आप यहाँ पे आगे देख लेना। 19 नंबर से सोल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए और यह अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। उसके बाद 20 नंबर का सोल्यूशन है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बन जाता है। उसके बाद 21 नंबर का सोल्यूशन है कि चलते चलते समय प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर मुड़ना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। उसके बाद यहाँ से लेकर आपको 30 तक तो सोल्यूशन ऐसे ही दे दिया गया है ABCD में। उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं 31 नंबर का, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा, सरल आवर्त गति करने वाले एक कण का आयाम एवं आवर्तकाल क्रमशः 5 सेंटीमीटर एवं 6 सेकंड है। माध्य स्थिति से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर इस कण की कला कितनी हो जाएगी, तो π/6 कितनी हो जाएगी, कला आपकी π/6 हो जाएगी। उसके बाद 32 नंबर का क्वेश्चन है कि n आवृत्ति वाले दोलक में गतिज ऊर्जा की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन की आवृत्ति कितनी होगी, तो 2n के बराबर हो जाएगी। उसके बाद आपका 33 नंबर का क्वेश्चन है कि किसी आदर्श गैस के दाब व आयतन का गुणा होता है कि तो किसी आदर्श गैस के दाब व आयतन का गुणा कितने के बराबर होता है, तो गैस के ताप के समानुपाती होता है। देन 34 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है कि उष्मागतिकी का प्रथम नियम किसकी विशेष स्थिति है, तो ऊर्जा के संरक्षण के नियम पे आपका आधारित है उष्मागतिकी का प्रथम नियम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे 35 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि यदि स्थिर दाब पर गैस गर्म होती है, यदि स्थिर दाब पर जो है गैस गर्म होती है तो इसकी समतापी संपीड्यता कितनी हो जाएगी, तो स्थिर रहती है, यानी कांस्टेंट रहेगी, वो स्टेबल रहेगी। उसके बाद 36 नंबर का क्वेश्चन है कि पृष्ठ तनाव T, पृष्ठीय क्षेत्रफल A तथा पृष्ठीय ऊर्जा E के मध्य कौन सा संबंध है, तो T इक्वल टू हो जाएगा E/A हो जाएगा, ये आपको याद करके चलना है। उसके बाद 37 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि द्रव की छोटी बूंद गोलाकार होती है क्योंकि बूंद पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो कार्य नहीं करता, इसलिए जो आपकी द्रव की छोटी बूंदें हैं वो आपकी क्या होती हैं, तो वो गोलाकार होती हैं। उसके बाद 38 नंबर का क्वेश्चन यदि मोम चढ़ी गैस नली द्रव में डुबोई जाती है तो जल क्या हो जाएगा, ऊपर चढ़कर तेजी से बाहर को बहने लग जाएगा। उसका 39 नंबर का क्वेश्चन है कि द्रव की छोटी बूंद गोलाकार होती है क्योंकि यहाँ पे फिर से आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो बूंद पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो कार्य करता है, इसी वजह से द्रव की बूंद जो है वो आपका गोलाकार होती हैं। उसके 39 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कि दो ग्रहों के व्यासों का अनुपात 4:1 है व उनके औसत घनत्वों का अनुपात 1:2 है और ग्रहों पर गुरुत्वीय त्वरणों का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 4:1 हो जाएगा। नहीं है कैसे निकालेंगे, तो G होता है 4/3 और R ρg होता है, यहाँ पे R से मतलब हमें, तो 4 यहाँ पे G हो जाएगा, G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रो और R से, यहाँ पे रो और R से हो जाएगा। तो यहाँ पे रेडियस को आधा करेंगे तो इसका तो 2 हो जाएगा, R1 जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, नहीं G1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 और ρ1 हो जाएगा और G2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 और ρ2 हो जाएगा। यहाँ पे R2 और ρ2 हो जाएगा, यहाँ पे आपका R2 और ρ2 हो जाएगा। देन यहाँ पे निकालने के बाद हमें 4:1 आपका निकल के आ जाएगा। देन 40 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान ट्रेन पर 50 किलोग्राम प्रति मिनट की दर से धूल गिर रही है, इसका ट्रेन को नियत वेग से गतिमान बनाए रखने के लिए आवश्यक अतिरिक्त बल कितना हो जाएगा, तो 16.66 न्यूटन हो जाएगा। अभी आगे आइए हम इसका सोल्यूशन आगे देखते हैं। तो यहाँ पे 31 नंबर का सोल्यूशन कुछ इस प्रकार से कि सरल आवर्त गति का समीकरण क्या हो जाएगा, y = 5 sin 2πt/6, तो y बराबर 2.5 यहाँ से निकल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आपको 5/6 निकल के आ जाएगा। आइए हम मेन सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे 32 नंबर का सोल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि सरल आवर्ती दोलक में एक चक्कर में 2 बार गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यहाँ पे पृष्ठ तनाव क्या होता है, पृष्ठीय ऊर्जा अपॉन क्षेत्रफल, यानी पृष्ठीय ऊर्जा अपॉन का क्षेत्रफल हो जाएगा पृष्ठ तनाव का, फॉर्मूला T = E/A। उसके बाद यहाँ पे 38 नंबर का सोल्यूशन दिया हुआ है कि द्रव के किसी दिए हुए आयतन के लिए गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, तो न्यूनतम होता है, कितना होता है, तो न्यूनतम होता है। उसके बाद 40 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, बल = क्या होता है, V/dm/dt, यानी V/dm/dt हो जाएगा 20 × 50/60 हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करने के बाद 16.66 न्यूटन के आसपास आपको फोर्स निकल के आएगा। उसके बाद फिर से हम 1 नंबर का, यानी आपका कितना हो गया, 120 के क्वेश्चन मैंने करा दिया, 120 क्वेश्चन करा दिया। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे कौन सा क्वेश्चन, फिर से 1 से शुरू करेंगे, 40 तक चलेंगे, फिर आपका हो जाएगा 160, उसके बाद आपका 200 कंप्लीट हो जाएगा। तो सार्वत्रिक गैस नियतांक की बीमा क्या हो जाएगी, तो सार्वत्रिक गैस नियतांक, ये मैंने केमिस्ट्री के मैराथन में भी कराया था, इसमें भी पूछा गया है। सार्वत्रिक गैस का नियतांक की बीमा हो जाएगी mL²T⁻²2 थीटा इनवर्स। अभी आपको कैसे निकला है आगे सोल्यूशन में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बल = F = AT प्लस का BT² है, जहाँ T समय है तो A तथा B की बीमाएँ कितनी हो जाएंगी, तो A तथा B की बीमाएँ हो जाएंगी आपका mL⁻³ और तथा mL⁻⁴ आपकी बीमाएँ हो जाएंगी। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे एक बार इसको हम निकालेंगे, इसका A की बीमा निकलेगी
एफ का बीमा क्या होता है, तो एफ की बीमा आपको पता होनी चाहिए पहले, ML T की पावर माइनस का 2, यहाँ पे कर देंगे हम क्या, ए और टी का हो जाएगा कैपिटल टी, इसको लाकर डिवाइड करा देंगे, बस ए की बीमा आपकी निकल आएगी। तो ML T की पावर माइनस का 3 वो माइनस होकर जाके उसमें ऐड हो जाएगा, तो टी की पावर माइनस 3 हो जाएगा। सेम ऐसे बी का निकालेंगे, टी स्क्वायर ऐड हो जाएगा इसमें, तो यहाँ पे टी की पावर माइनस 2 पहले से ही है, टी स्क्वायर और ऐड हो जाएगा, तो ML T की पावर माइनस का 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देन थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी राशि जो है अदिश है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सी राशि जो है आपकी अदिश है, तो वैद्युत विभव जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो आपका अदिश राशि हो जाएगी। देन चौथे नंबर का क्वेश्चन है कि 10 मीटर ऊंची इमारत की छत पर खेल रहा एक लड़का 36 से 30 डिग्री कोण पर एक 10 मीटर प्रति सेकंड चाल से एक गेंद फेंकता है, जमीन से 10 मीटर ऊंचाई पर गेंद प्रक्षेपण बिंदु से कितनी दूर जाएगी, हमें ये बताना है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 8.66 मीटर हो जाएगी आपका। तो जल्दी जल्दी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी भी आपके 80 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो 80 क्वेश्चन हमें कराना है और मिनिमम टाइम में आपका 1 घंटे बीत चुके हैं। उसके बाद अगला है यहाँ पे 5वें नंबर का क्वेश्चन है कि एक हल्के तथा एक भारी पिंड का संवेग समान है, तो ये मैंने करा दिया है प्रीवियस क्वेश्चंस में, आपको देख लेना है। तो यहाँ पे हल्के पिंड की जो गतिज ऊर्जा वो अधिक हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, तो KE का क्या हो जाएगा इक्वल टू P²/2m हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हल्का पिंड होगा उसका जो हो जाएगा भारी हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 6वें नंबर का क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं हम। 6वें नंबर का क्वेश्चन, किसी पिंड की घूर्णन त्रिज्या का मान निर्भर नहीं करता है, तो किसी पिंड की घूर्णन त्रिज्या का मान निर्भर नहीं करता है, किस पे निर्भर नहीं करता, पिंड के द्रव्यमान पर आपका निर्भर नहीं करता है। उसके बाद 7वें नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि घूर्णन गति में बल आघूर्ण की संगत रैखिक गति में भौतिक राशि कौन सी हो जाएगी, तो बल हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, तो बल हो जाएगा। उसके बाद 8वें नंबर का क्वेश्चन है कि एक कण अनंत से पृथ्वी की ओर गिरता है, पृथ्वी की सतह पर इसके वेग का मान कितना हो जाएगा, तो √2gr हो जाएगी, कितना हो जाएगा, उसका वेग जो हो जाएगा √2gr हो जाएगा। उसके बाद 9वें नंबर का क्वेश्चन है कि त्रिज्या एवं घनत्व d घनत्व वाले एक ग्रह की सतह के निकट गुरुत्व जनित त्वरण निम्न के अनुक्रमानुपाती होता है, किसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, तो dr के अनुक्रमानुपाती हो जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। 10th नंबर का आपका क्वेश्चन है कि आयनिक बंधन में बंधन ऊर्जा उपस्थित होती है, तो आयनिक बंधन में जो बंधन ऊर्जा उपस्थित होती है, तो स्थिर विद्युत आकर्षण के कारण जो है आपका वो उपस्थिति होती है उसमें। उसके बाद 11 नंबर का क्वेश्चन है कि ठोसों की स्थायी बनावट के लिए आवश्यक क्या है, तो ठोसों की स्थायी बनावट के लिए क्या आवश्यक होना जरूरी है, अणुओं के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों हो। ये पहले मैंने अभी जो 40 क्वेश्चन कराए हैं सबसे पहले, उसी में आपका ये मैंने बता दिया था क्वेश्चन। तो आपके क्वेश्चन रिपीट होने का मतलब क्या हुआ कि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए वो रिपीट किया गया है, हर एक प्रैक्टिस में आपका रिपीट हो जाता है इसीलिए। उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि साबुन मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव σ1 व शक्कर मिलाने पर σ2 हो जाता है, तो कौन सा आपका बड़ा हो जाएगा, तो σ1 जो हो जाएगा वो आपका कम हो जाएगा, σ1 आपका लेस देन होगा σ2 से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे 13 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, एक निकाय की अनियमितता की कोटि का मापन क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, उसे एंट्रोपी कहते हैं। तो एक निकाय की अनियमितता की जो कोटि का मापन होता है, मेजरमेंट होता है, यानी किसी भी अनियमित रूप से अगर वो काम कर रहा है तो उसको जब मेजर करेंगे तो उसी को एंट्रोपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो उसे ही एंट्रोपी कहा जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रक्रम में किया गया कार्य निकाय के आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, तो रुद्धोष प्रक्रम में आपका जो किया गया कार्य जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किए गए कार्य के बराबर हो जाता है। यहाँ पे किस प्रक्रम में, यानी किस प्रक्रम में, तो ध्रुव प्रक्रम में आपका वो बराबर हो जाता है। उसका 15 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि उष्मा संचरण की कौन सी विधा गुरुत्वाकर्षण पर आधारित है, तो प्राकृतिक संवहन जो है वो विधा आपका गुरुत्वाकर्षण पर आधारित हो जाएगा। फिर आपका 16 नंबर का क्वेश्चन है कि एक गर्म वस्तु बहुत तेजी से उष्मा विकृत करती है, यदि उसका पृष्ठ क्या हो, तो काला तथा खुरदरा हो, तो आपका उष्मा जो है विकृत करेगी वो। उसके बाद 17 नंबर का क्वेश्चन है कि आदर्श गैस की विशिष्ट उष्मा होती है, तो टी से मुक्त होती है, किससे, तो टी से आपका मुक्त होती है आदर्श गैस की विशिष्ट उष्मा। उसका यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ देखो, यहाँ पे हम गुरुत्व सार्वत्रिक नियतांक गुरुत्वाकर्षण जो उसका हम यहाँ पे बीमा निकालेंगे, तो यहाँ पे पी की बीमा लिख दिया हमने। ये प्रेशर है आपका, वॉल्यूम का L हो जाएगा, टी का हो जाएगा थीटा। यहाँ पे सोल्व करने के बाद आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर का नियम है, ये मैंने बता दिया आपको। आगे बढ़ते थर्ड यानी फोर्थ का यहाँ पे हमें यहाँ प्रक्षेप की प्रयास ज्ञात करनी है। चौथे का जो सॉल्यूशन दिया हुआ है ये आपको कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ पे u² sin 2θ/g, यू की वैल्यू आपकी 10
और थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ पे सोल्व करने के बाद आपका 8.66 मीटर आ जाएगा। उसके बाद ये इसको भी मैंने बता दिया। छठे नंबर का सॉल्यूशन है, किसी पिंड की घूर्णन त्रिज्या का मान पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। क्या नहीं करता है? किसी पिंड की घूर्णन त्रिज्या का मान जो है वो पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। उसका 7वें नंबर का सॉल्यूशन है कि बल आघूर्ण की संगत रैखिक गति में भौतिक राशि बल होती है। अतः उत्तर क्या हो जाएगा आपका ए राइट हो जाएगा। 8वें का सी दिया हुआ है ऑप्शन, यानी पृथ्वी की सतह पर कण का जो क्या होगा, कण का जो वेग हो जाएगा कितना हो जाएगा 2g/r हो जाएगा अंडर रूट के अंदर। उसका 9th का जो सोल्यूशन दिया हुआ है, g इक्वल टू क्या होता है 4/3 और रो जी आर होता है। तो यहाँ से हम d से हम कंपैरिजन कर लेंगे, तो रो इक्वल टू d दिया हुआ है प्रश्न में, तो 9 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 10th नंबर का क्वेश्चन है कि आयनिक बंधन में बंधन ऊर्जा स्थिर विद्युत आकर्षण के कारण होती है। उसके बाद 11 नंबर का सोल्यूशन, अणुओं के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल ठोसों के अस्थायी बनावट के लिए जिम्मेदार होते हैं। 15 नंबर का सोल्यूशन दिया हुआ है, प्राकृतिक संवहन घनत्व में अंतर होने के कारण जो कि गुरुत्व पर आधारित होती है। उसके बाद यहाँ पे 16 नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं, काली एवं खुरदुरी सतह अच्छी अवशोषक होती है, इसलिए किरचॉफ के नियम के अनुसार यह अधिक उत्सर्जन भी करेगी। उसका 18 नंबर का सॉल्यूशन, दौलित्र का विस्थापन। यहाँ पे आपका कुछ सॉल्यूशन लिखा हुआ है, आगे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 18 नंबर पहले पढ़ा नहीं, क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है कि एक सरल लोलक दौलित्र का तात्क्षणिक विस्थापन इतना दिया हुआ है, किस समय पर इसकी चालकता जो होती है अधिकतम हो जाएगी, तो π/4 ओमेगा पे इसकी जो है वो चाल हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। उसका 19 नंबर का क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है। तो वायु में जो है ताप के साथ ध्वनि का वेग बढ़ता है, ताप के साथ जो ध्वनि का वेग वो घटता है, और दाब के साथ बढ़ता है, दाब पर निर्भर ही नहीं करता है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा केवल ऑप्शन फर्स्ट एवं फोर्थ जो है वो आपका सही हो जाएंगे। तो फर्स्ट और फोर्थ जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं ताप के साथ आपका बढ़ता है और आपका दाब पर निर्भर नहीं करता। तो ये आपको पहला और दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, पहला और चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, जबकि दूसरा तीसरा रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। आगे आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है कि कार चालक की ओर दर्पण जो कि पीछे से आ रहे यातायात पर नजर रखने के लिए होता है, वो किस मतलब क्या दर्पण लगा होता है, तो उत्तल दर्पण उसमें लगाया जाता है। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रेखांकन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है, तो सोनार कहलाता है। नहीं आपका समुद्र में कोई चीज़ खो गई है तो उसकी पहचान करने के लिए, उसे पाने के लिए हम सोनार का यूज करते हैं। उसका 22 नंबर का क्वेश्चन है कि गामा विकिरण की चाल की प्रकाश की चाल की तुलना के संबंध में कौन सा सही विकल्प हो जाएगा, तो गामा विकिरण की जो चाल हो जाएगी वो प्रकाश की चाल के बराबर हो जाएगी। देन आपका 23 नंबर का क्वेश्चन है कि बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है, तो आर्गन भरी होती है बिजली के बल्ब में। उसके बाद 24 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा किसने दी थी, तो गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा आपके न्यूटन के बाबा ने दी थी। उसका 25 नंबर का क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के कार्य करने की जो क्षमता को क्या कहा जाता है, तो किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। उसका 26 नंबर का क्वेश्चन है कि गिरते हुए जल से उत्पन्न बिजली को क्या कहा जाता है, तो गिरते हुए जल से जो उत्पन्न बिजली होती है उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रा से हो गया जल, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उसका नाम हमने दे दिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 27 नंबर के क्वेश्चन पे। 27 नंबर का क्वेश्चन आपका कह रहा है प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर आपका कार्य करता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे कार्य करता है, आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कार्य करता है आपका प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर। उसके बाद यहाँ पे 28 नंबर का क्वेश्चन है कि सूर्य में ऊर्जा उत्पत्ति की प्रक्रिया का नाम है, तो क्या हो जाएगा नाविगेशन लाइन। ये क्वेश्चन यानी अब रिपीट हो रहा है, रिपीट जो क्वेश्चन हुए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वो आपको नोट करके ही जाना है, बोलना तो है ही नहीं, उसे बिल्कुल भी नहीं भूलना जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। 29 नंबर का क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब की खोज जो है वो किसने की थी, किसके द्वारा की गई थी, एडिसन द्वारा, यानी एल्वा एडिसन के द्वारा आपका विद्युत बल्ब की खोज की गई थी। उसके बाद 30 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा संगीत में ध्वनि और शोर में अंतर किसके कारण होता है, तो तरंग दैर्घ्य के कारण होता है। किसके कारण होता है, तो तरंग दैर्घ्य के कारण आपका होता है। उसके बाद 31 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे 36 किलोमीटर प्रति घंटा चलने वाली कार की गति मीटर प्रति सेकंड में आपका क्या होगा, तो आपका हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम 32 नंबर, यानी आप यहाँ सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन आपका ये कुछ इस प्रकार से, स्क्रीनशॉट आप इसका देख लेना, आराम से समझ के देख लेना, क्योंकि अभी हम कराएंगे तो टाइम ओवर हो जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 27 नंबर का सोल्यूशन है कि प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आपका कार्य करता है। उसका 28 नंबर का क्वेश्चन है, सोल्यूशन लिखा है यहाँ पे, सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति नाभिकीय संलयन द्वारा होती है।
उसके बाद 29 नंबर का सोल्यूशन है कि थॉमस एल्वा एडिसन एक अमेरिकी आविष्कारक और व्यापारी थे जिन्होंने 1879 में व्यावहारिक बिजली बल्ब को विकसित कर दिया था। उसका 30 नंबर का सोल्यूशन है कि संगीत और शोर के बीच का भेद एक गणितीय रूप से होता है। संगीत व्यवस्थित ध्वनि है, शोर अव्यवस्थित ध्वनि है। एक संगीत में ध्वनि का प्रतिनिधित्व करने वाली ध्वनि की आयाम तरंग दैर्ध्य में कोई अचानक परिवर्तन नहीं होता है, और यहाँ पे ब्रैकेट में नियमित रूप से समय समय पर कंपन जो है ये भी होता रहता है। इसके विपरीत शोर अनियमित और गौर अवधि कंपन द्वारा चिन्हित होता है और यह तरंग दैर्ध्य में अचानक परिवर्तन से संबंधित रखता है। उसका 31 नंबर का यहाँ पे सोल्यूशन दिया हुआ है, कार की गति इक्वल टू क्या है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 10 मीटर प्रति सेकंड आपका निकल के आ जाएगी। यहाँ पे 35 नंबर का सोल्यूशन है कि किसी स्प्रिंग में दिष्ट धारा प्रवाहित करने पर वह संकुचित होती है, अर्थात उसकी क्या हो जाएगी, अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा है, यहाँ पे पढ़ लो, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। यानी ताप बढ़ाने पर चालक एवं अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो जाता है, तो ताप बढ़ाने पर आपका जो चालक यानी चालकों की जो ताप बढ़ाने पर चालक की प्रतिरोधकता आपकी विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो बढ़ता है, अर्धचालकों की आपका प्रतिरोध वो घट जाता है ताप बढ़ाने पे, जो आपको नोट करके रखना है। उसका 33 नंबर का और ये बता दूं मैं, ये क्वेश्चन आपका ये मैं भूल गया, यानी ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट IMP यहाँ पे लगा लेना, आप इसे देख लेना, बिल्कुल देखना है। उसके बाद आपका 33 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि किसी मनुष्य के तंत्रिका नर्व्स में धारा प्रवाहित की जाए तो उत्तेजित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो उत्तेजित हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन है कि दो तार एक ही पदार्थ के बने हैं, प्रथम तार की लंबाई दूसरे तार की लंबाई की दुगनी है तथा उसका व्यास दूसरे तार के व्यास का दुगना है। प्रथम तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, प्रथम तार का जो प्रतिरोध होगा वो दूसरे तार के प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा, कितने बराबर हो जाएगा, दूसरे तार के प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन है। 35 नंबर का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि यदि किसी स्प्रिंग में दिष्ट धारा प्रवाहित करें तो स्प्रिंग की लंबाई में कमी हो जाती है, क्या हो जाती है, स्प्रिंग की लंबाई में कमी हो जाती है। जब यानी कहा जा रहा है यदि किसी स्प्रिंग में दिष्ट धारा अगर प्रवाहित कर दिया जाए, DC करंट, डायरेक्ट करंट आपका अगर प्रवाहित कर दिया जाए तो तार की लंबाई में कमी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। 36 नंबर का क्वेश्चन है कि जब कोई तरंग वायु से जल में प्रवेश करती है तो क्या नहीं बदलता, तो आपका फ्रीक्वेंसी जो है नहीं बदलता। ये क्वेश्चन आपका मैंने कराया, कितनी बार नहीं कराया, अगर जिन लोगों ने लगभग रेगुलर मेरी क्लास देखी है तो कमेंट में बताएंगे कि ये क्वेश्चन मैं कितनी बार करा चुका हूँ आपका। उसके बाद 37 नंबर का क्वेश्चन है कि बोर परमाणु प्रतिरूप के अनुसार इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कक्षा की त्रिज्या के बढ़ने के साथ क्या होती है, तो बढ़ती जाती है, कक्षा की त्रिज्या के बढ़ने के साथ बढ़ती जाती है। उसका 38 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से किस निकाय में प्रथम कक्षा की n बराबर 1 त्रिज्या न्यूनतम होगी, तो 2 आयनित लिथियम में जो है वो आपका न्यूनतम होगी ये त्रिज्या। उसके बाद 39 नंबर का आगे क्वेश्चन, नाभिकीय बल के प्रभाव के लिए दूरी का मान कितना होना चाहिए, तो नाभिकीय बल के प्रभाव के लिए दूरी का मान 10⁻⁻10 मीटर होना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन, यानी 40 नंबर का क्वेश्चन 160 क्वेश्चन आपने कर लिए, 160 कितने, 160 कम नहीं, 160 क्वेश्चन फिजिक्स के, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे तो कहना आप भाई। 160 क्वेश्चन आपने कर लिए। 40 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे हो रहा है, और 88 रेडियन 226 नाभिक में क्या क्या होते हैं, तो 138 न्यूट्रॉन होते हैं एवं 88 प्रोटॉन होते हैं। 138 कहाँ से निकला, 226 माइनस कर लेंगे 88, 16 में से 8 गया 8, और यहाँ पे 11 में से 8 गया 3, 138 आपका न्यूट्रॉन निकल आए। यहाँ पे मैं न्यूट्रॉन लिख देता हूँ। प्रोटॉन की संख्या उनके परमाणु क्रमांक ही होते हैं, तो प्रोटॉन आपका 88 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 138 न्यूट्रॉन हो जाएंगे और 88 प्रोटॉन हो जाएंगे। देन आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं आपको एक मोटिवेशन करना चाहता हूँ कि हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत पक्की उसी की जिसका संघर्ष है अभी जारी। क्योंकि अभी कुछ दिनों से पहले ये निकल के आ रहा था कि एडमिट कार्ड शायद हो सके पोस्टपोन हो जाए या आ जाए, अभी तक कन्फ्यूजन थी कि हमें पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। लेकिन अब एडमिट कार्ड आपका इशू हो चुका है, तो अब ये ऑप्शन नहीं है कि पढ़ना नहीं है, आपसे 2 दिन के अंदर इतना पढ़ना है कि शायद आज तक उतना पढ़ा नहीं होगा हमने। देन यहाँ पे आपका 160 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। अब आगे हम फिर से 40 क्वेश्चन करेंगे। 160 मैंने आपके करवा दिए, फिर 40 और कर लेंगे, आपका 200 क्वेश्चन हो जाएंगे। जितना मैंने कहा था मैंने कर दिया। अब बारी आपकी है, आपको भी जो मैं कह रहा हूँ, जो आप कहते हैं वो आप कीजिए, सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, आपको भी मोटिवेशन मिलेगा। और ये पेपर ख़त्म हो जाए उसके बाद हम लगेंगे किस पे, एयरफोर्स पे। एयरफोर्स की तैयारी ऐसे कराएंगे कि पेपर अब की बार बीट कराएंगे, यानी क्या कराएंगे, एग्जाम में आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। फिर यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं आगे 1 नंबर का, फर्स्ट नंबर का, यानी पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं हम यहाँ से।
पुरानी जो वीडियो थी इसका सोल्यूशन पीछे कर चुके हैं। 35 नंबर का सोल्यूशन है, किसी स्प्रिंग में दिष्ट धारा प्रवाहित करने पर वह संकुचित होती है, अर्थात उसकी लंबाई में कमी हो जाती है। संकुचित होने का मतलब लंबाई में कमी हो जाएगी। और जो मैंने अभी कहा आग 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 लगा देंगे, ये किस मूवी का डायलॉग है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। अगर आपने मूवी देख ली है तो कमेंट सेक्शन में उस मूवी का नाम मुझे बता देना। उसके बाद आगे लिख देना फायर फायर फायर, यानी हम फ्लावर नहीं फायर है मैं, और आग लगा देंगे। उसके बाद 36 नंबर का सॉल्यूशन लिखा हुआ है कि जब कोई तरंग वायु से जल या किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती, क्योंकि आवृत्ति माध्यम पर निर्भर ही नहीं करती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 37 नंबर का सॉल्यूशन लिखा हुआ है कि E = माइनस का 1/2 KE² तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा माइनस का 1/RN। इसलिए त्रिज्या के बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का मान भी बढ़ता है। आगे यानी फिर हम पहले नंबर के क्वेश्चन से आगे, तो बीमीय सूत्र प्रदर्शित नहीं करता। इन 4 ऑप्शन में से जो कौन है वो बीमीय सूत्र सेम नहीं प्रदर्शित करता, यानी क्वेश्चन को अलग लिखा हुआ है कि समान बीमीय सूत्र कौन प्रदर्शित नहीं करता। तो इसकी और इसकी बीमा आपकी समान हो जाएगी। कितनी हो जाएगी मैं भी बता दे रहा हूँ आपको, mL T⁻⁻1 जो हो जाएगा T⁻⁻2 जो हो जाएगा दाब का, प्रतिबल का, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, तीनों का बीमा इतना हो जाएगा। शक्ति की बीमा आपकी अलग हो जाएगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, यानी दूसरे नंबर के क्वेश्चन में कौन सा संबंध आपका गलत है। तो पहला भी आपका सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। जो 1 न्यूटन = 10⁵ डाइन होता है, 10⁻⁻5 डाइन नहीं होता, 10⁻5 डाइन होता है। उसके बाद तीसरे नंबर का क्वेश्चन, एक साइकिल का पहिया जिसकी त्रिज्या 4 मीटर है 2 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है, तो साइकिल का त्वरण कितना हो जाएगा। तो साइकिल का त्वरण जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4πr², यानी कितना हो जाएगा 4πr² मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर उसका त्वरण हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कैसे हम त्वरण निकालेंगे, तो आपका यहाँ पे लिख लो A = v²/r। यहाँ से फॉर्मूला लिख देंगे हम। v क्या होता है r, v होता है r ओमेगा। r ओमेगा यहाँ पे रख देंगे तो r² ओमेगा² हो जाएगा, r कट जाएगा तो ओमेगा² r आपका निकल आ जाएगा। यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू 2πn होती है, 2πn यहाँ पे हमने रख दिया। 2πn का स्क्वायर करने पे r बन जाएगा इधर, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या दी हुई है 2 सेकंड में एक चक्कर लगा था, एक चक्कर कंप्लीट कर दिया जाएगा। 2 का स्क्वायर 4πr² हो जाएगा r, और आपकी रेडियस क्या हो जाएगी, यानी यहाँ पे 2 हटा दिया जाएगा, यानी यहाँ पे आपका ये भी आ जाएगा 4 मीटर हो जाएगा रेडियस, तो जब आपकी r हो जाएगी और 4। देन यहाँ पे आपका जो सॉल्यूशन था ऑप्शन सी ही राइट आंसर हो जाएगा। वहाँ पे अभी थोड़ा सा मिसमैच हो गया है, नहीं यहाँ पे A = v²/r से नहीं निकल रहा है, आपका किसी दूसरे फॉर्मूले से निकलेगा, तो अभी याद नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इतना आप ध्यान के करते चलें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 4th नंबर के क्वेश्चन पे। किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया बल होता है, क्या होता है, तो स्थिर विद्युत बल होता है। क्या होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 5वें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कारक प्रक्षेप द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई को प्रभावित नहीं करता है, तो कौन हो जाएगा, तो प्रक्षेप का द्रव्यमान जो है वो आपका नहीं प्रभावित करता है, और वेग का परिमाण, प्रक्षेप का त्वरण, प्रक्षेप कोण जो है वो आपका प्रभावित करेगा, क्योंकि आपका जो r = क्या होता है फॉर्मूला u² sin 2θ अपॉन का g हो जाएगा। तो यहाँ पे जी भी है, जी का भी त्वरण पर भी डिपेंड करता है, वो परिमाण पर भी डिपेंड करता है, वेग के और थीटा पर भी डिपेंड करता है। बस यहाँ पे आपको कहीं भी फॉर्मूले में m नहीं दिखाई पड़ा, द्रव्यमान नहीं दिखाई पड़ा, तो आपको उस पर डिपेंड नहीं करेगा। उसका 60वें नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, एक लिफ्ट में लगाई स्प्रिंग तुला पर 60 किलोग्राम का एक व्यक्ति खड़ा होता है और किसी क्षण वह देखता है कि स्प्रिंग तुला का पाठ 60 किलोग्राम से बदलकर 50 किलोग्राम हो जाता है और फिर पुराने पाठ पर आ जाता है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, तो लिफ्ट जो है जब अचर मतलब क्या हो जाएगा, लिफ्ट अब अचर गति से ऊपर की ओर जा रही थी, तब वह एकाएक रुक गई, यानी एकाएक रुक गई, इसी वजह से आपका वो दिखा रहा है पाठ्यांक। उसके बाद 7वें नंबर का क्वेश्चन है, तार का एक पिंजरा है जिसमें एक पक्षी बैठा हुआ है, को एक स्प्रिंग तुला से लटकाया जाता है, माना कि स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक W1 है। यदि पक्षी पिंजरे के अंदर उड़ना शुरू कर दे तो स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक W2 होता आता है, तब निम्नलिखित में से क्या सत्य हो जाएगा, तो ओमेगा जो W1 हो जाएगा वो आपका ग्रेटर हो जाएगा W2 से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे 8वें नंबर का क्वेश्चन है, एक ट्रक तथा एक कार समान गतिज ऊर्जा से आज आगे जाते हुए ब्रेकों द्वारा समान मंदक बल लगाकर रोके जाते हैं, तो दोनों क्या करेंगे, समान दूरी पर आपके रुक जाएंगे। तो 8वें का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 9th नंबर का क्वेश्चन है, यदि पिंड की गतिज ऊर्जा प्रारंभिक मान की 4 गुनी हो जाए तब इसका संवेग कितना हो जाएगा, तो प्रारंभिक संवेग का मान आपका 2 गुना हो जाएगा। ये आप निकाल के देख लेना, यानी कैसे हो जाएगा, यदि आपका गतिज ऊर्जा जो है प्रारंभिक मान की 4 गुनी कर दी जाए, यहाँ पे स्क्वायर रहता है, अगर ये 4 होगा तो स्क्वायर आगे अंडर रूट लग जाएगा, तो वो 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 गुना के आसपास हो जाएगा। उसके बाद 10वें नंबर
नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार कण पर कुल बल द्वारा संपन्न कार्य निम्न में से किसके परिवर्तन के बराबर होता है? तो गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है। उसके बाद 11 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि कोणीय संवेग की बीमाएं कितनी हो जाएगी? तो कोणीय संवेग की बीमा जो हो जाएगी ml² टी की पावर माइनस का 10⁻1 हो जाएगा। तो जूल सेकंड से हम इसकी बीमा निकाल लेंगे। उसके बाद 12 नंबर का क्वेश्चन है कि एक लिफ्ट में 80 किलोग्राम भार का व्यक्ति खड़ा है, यदि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण ए से गतिमान हो तो व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये 40-80 तो होगा नहीं, आपका 120 किलोग्राम हो जाएगा। कितने के बराबर हो जाएगा? तो 120 किलोग्राम के बराबर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। 13 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? 13 नंबर का क्वेश्चन है कि एक कण को कितने वेग से फेंकें कि पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए? तो कितने से फेंकेंगे हम? तो 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड से हम फेंक देंगे उसे। उसका 14 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि चंद्रमा के कक्षीय वेग में कितने गुना वृद्धि करें कि वह पृथ्वी का उपग्रह ना रहे? तो √2 का हम आपका मल्टीपल कर देंगे तो आपका वो पृथ्वी का उपग्रह नहीं रह जाएगा। यहाँ पे आपका सोल्यूशन दिया हुआ है जो मैंने करा दिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये देखो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है 4πr² कैसे आएगा? दिया है r = 4 मीटर, t = 2 सेकंड दिया हुआ है यहाँ पे। तो आपका सेंट्रीपिटल जो एक्सीलरेशन होता है 4πr²/t², r हो जाएगा यहाँ पे। ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे लिखी है 1/t, यानी आपका आवृत्ति की जो बीमा लिखी है, यानी 2πn होता है। 2π का स्क्वायर कर लिया 4πr² यहाँ पे इन्होंने, और n का लिख दिया 1/t, तो 1/t का स्क्वायर हो जाएगा इंटू r हो जाएगा। अब यहाँ पे 4πr और t की वैल्यू 2, और 2 से 4 से 4 ये कट जाएगा, आपका 2 यानी 4πr² राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो इससे आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद 6वें नंबर का जो है ऑप्शन सी का जो सोल्यूशन लिखा हुआ है कि लिफ्ट की अवमंदित गति के लिए r = mg+ का ये हो जाएगा। तो लिफ्ट जबकि लिफ्ट नीचे की ओर गतिशील है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा r = mg- हो जाएगा, यानी नीचे है तो आपका किसके अंडर काम कर रही है? तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के अंतर्गत काम कर रही है। तो चूंकि वस्तु का भार घटता है तथा आ जाता है, इसका अर्थ है कि लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है और अचानक से रुक गई। यहाँ पर निर्देश नोट लिखा हुआ है, सामान्यतः r = mg+a लिफ्ट की ओर ऊपर की ओर गति के लिए तथा r = mg-1 लिफ्ट के नीचे की ओर गति के लिए प्रयुक्त होते हैं। परंतु ध्यान देने योग्य बात यह है, यहाँ a बराबर त्वरण है किंतु प्रश्न में अवमंदन किया गया है। उसके बाद आगे यहाँ पे 7वें नंबर का सोल्यूशन है कि इस प्रश्न में पिंजरा तार का बना है, अतः निकाय का संवेग नियत नहीं रहेगा तथा इसके कारण निकाय का भार उस स्थिति में कम होगा जबकि पक्षी उड़ना शुरू करेगा। तो ω2 आपका लेस देन आ जाएगा तो ω2 नहीं, यहाँ पे W2 जो हो जाएगा वो लेस देन आ जाएगा W1 के। उसके बाद 8वें नंबर का सोल्यूशन है, ये मैंने करा दिया आपको। 8वें नंबर का जो सोल्यूशन है मैंने करा दिया, आप इजी लैंग्वेज में समझ जाएंगे। इसमें तो आपका बहुत लंबा कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे 9th नंबर का, यहाँ पे देखो ये रहा 9th नंबर का जो सोल्यूशन दिया हुआ है, ये भी मैंने करा दिया आपका। ये नहीं कराया था मैंने, ये आप देख लेना, ये आपका दूसरा क्वेश्चन था, मैंने सोचा ये था, तो ये आपका यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना, ये आप समझ लेना। उसके बाद आपका 10th नंबर का सोल्यूशन है कि कुल बल द्वारा संपन्न कार्य बराबर कण की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। उसके बाद 11 नंबर का जो सोल्यूशन दिया हुआ है कि कोणीय संवेग का जो बीमीय सूत्र पूछा था तो ml² t की पावर माइनस का 1 हो जाएगा। देन 12 नंबर का सोल्यूशन है कि व्यक्ति का गतिमान लिफ्ट में भार जो हो जाएगा वो mg+ का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? 120 किलोग्राम भार उसका निकल के आ जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ 13 नंबर का सोल्यूशन दिया हुआ है कि यहाँ पे कितना निकल के आएगा? 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर समझ लेना आप आराम से। उसका 17 नंबर का सोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है कि आदर्श द्रव वह द्रव होता है जिसकी श्यानता क्या होती है? 0 होती है। अब यहाँ पे हम 18 नंबर का क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं 15 नंबर से। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि अनुदैर्ध्य विकृति संभव है। तो अनुदैर्ध्य विकृति जो है आपका ठोसों में संभव है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कांच, लकड़ी या लोहे की सतह पर पारा नहीं चिपकता है क्योंकि ससंजक बल का मान असंजक बल से क्या होता है? अधिक होता है। ससंजक बल का मान जो होता है वो आपका कोहेसिव फोर्स जो होता है अधेसिव फोर्स से ज़्यादा होता है। उसका 70 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे कि आदर्श द्रव वह होता है जिसकी श्यानता क्या होती है? 0 होती है। आदर्श द्रव वो होता है जिसकी श्यानता क्या होती है? 0 होती है। उसका 18 नंबर का क्वेश्चन है यदि 1000 वाट का हीटर 1 घंटे तक जले तो उत्पन्न उष्मा कैलोरी में कितनी हो जाएगी? तो 8.57 × 10⁵ कैलोरी उसकी उष्मा हो जाएगी। उसके बाद 19 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे है कि किसी आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा होती है तो केवल गतिज ऊर्जा होती है। तो क्या होती है? किसी आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा होती है केवल गतिज ऊर्जा होती है, स्थिर ऊर्जा नहीं होती है। उसका 20 नंबर का क्वेश्चन है कि प्लांक का विकिरण का नियम प्रतिपादित करता है। तो प्लांक का जो विकिरण का नियम प्रतिपादित करता है तो क्या करता है? तो विकिरण की क्वांटम प्रकृति वो प्रतिपादित करता है। उसका 21 नंबर का क्वेश्चन है कि लकड़ी का गुटका एवं लोहे
का गुटका एक मनुष्य को समान रूप से ठंडे अथवा गर्म प्रतीत होते हैं, और लकड़ी एवं लोहे के गुटकों का ताप क्या हो जाएगा, शरीर के ताप के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन भी मैंने पिछले जो अभी कराया 160 के पीछे जो क्वेश्चन कराया उसमें मैंने ये करवा दिया है, वहाँ पे आप देख लेना पहले ही। और बायल नियम पालन करते हैं, 22 नंबर का क्वेश्चन है, बायल नियम पालन करने के लिए गैस होना चाहिए, तो पूर्ण तथा नियत द्रव्यमान V पर बी ताप पर आपका होना चाहिए। उसके बाद आपका 23 नंबर का क्वेश्चन है, गैस के अणु पात्र की दीवारों पर दाब आरोपित करते हैं क्योंकि दीवारों से संघट्ट के दौरान संवेग जो है वो परिवर्तित होता है। उसके बाद 24 नंबर का क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण उत्सर्जित कण आपका कौन सा हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा उत्सर्जित कण। उसके बाद 25 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे 25 नंबर का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि कौन सा समीकरण गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान दर्शाता है, ये हो जाएगा G=gm/r² जो है वो त्वरण का मान दर्शाता है। इसके अनुसार यानी यहाँ पे G क्या होता है, gm/r² होता है, इस फॉर्मूले से निकल के आता है। उसके बाद फैराडे के नियम के अनुसार क्या होगा, तो E=-n होता है फैराडे का नियम। उसके बाद 27 नंबर का क्वेश्चन है कि डायनामो उत्पन्न करता है, तो डायनामो क्या उत्पन्न करता है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल आपका उत्पन्न करता है डायनामो। उसका 28 नंबर का क्वेश्चन है कि विद्युत सेल स्रोत है, तो विद्युत सेल आपका किस प्रकार का स्रोत है, तो विद्युत ऊर्जा का स्रोत आपका है विद्युत सेल। उसके बाद 29 नंबर का क्वेश्चन है कि एक लेंस की शक्ति जिसको 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अभिसारी, यानी यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है एक लेंस की शक्ति जिसको 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अभिसारी लेंस से संयोजन पर 6 डायोप्टर शक्ति का संयोजन बन सके तो कितना हो जाएगा, 3.5 डायोप्टर आपका हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम 30 नंबर का क्वेश्चन है, यानी आप सॉल्यूशन देख लेते हैं पहले। 18 नंबर का सॉल्यूशन जो उष्मा निकालना था, यहाँ पे उत्पन्न उष्मा H=W/G हो जाएगा। W यानी W यहाँ पे हम रखने के बाद क्या निकल के आ जाएगा 4.2, तो 8.57 × 10⁵ किलो आपकी उष्मा निकल के आ जाएगी। 19 नंबर का सॉल्यूशन है, किसी आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल जो है गतिज ऊर्जा होती है और ना कि स्थितिज ऊर्जा होती है, केवल आपका गतिज ऊर्जा हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि प्लांक का विकिरण का नियम विकिरण की क्वांटम प्रकृति को बतलाता है। उसके बाद 21 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे कि जब किसी वस्तु का ताप मानव शरीर के ताप के बराबर होता है तब वस्तु एवं शरीर के बीच उष्मा का कोई प्रवाह नहीं होता है, इसीलिए मानव शरीर के ताप पर लकड़ी का गुटका एवं धातु का गुटका दोनों समान रूप से आपका ठंडे अथवा गर्म महसूस होंगे। उसके बाद यहाँ पे आप 32 नंबर पहले पढ़ लेते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन 30 से हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण नमी को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो हाइग्रोमीटर का उपयोग हम नमी मापने के लिए प्रयोग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे 31 नंबर का क्वेश्चन है कि विद्युत तापन यंत्रों के लिए तापक तत्व किस मिश्र धातु द्वारा बनाया जाता है, तो नाइक्रोम द्वारा आपका बनाया जाता है। उसके बाद 32 नंबर का क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान कितना हो जाएगा, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है, सेकंड स्क्वायर होता है। और सर्दी में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि शरीर से ताप निकालने से वो रोकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। ना कि यहाँ पे ताप देते हैं, ताप विकिरण नहीं करते हैं, हवा को शरीर के संपर्क में नहीं आने दे, आपका ऑप्शन जो हो जाएगा डी आप राइट आंसर हो जाएगा। शरीर से ताप को जो निकलने से क्या होते हैं, रोकते हैं। उसके बाद आपका 34 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि परिदर्शी ... के सिद्धांत पर काम करता है, तो परिदर्शी जो है वो प्रकाश के परावर्तन पर आपका काम करता है। उसका 35 नंबर का क्वेश्चन है कि हरी पत्ती लाल प्रकाश में कैसी लगती है, तो काली आपको दिखाई पड़ेगी हरी पत्ती लाल प्रकाश में। उसके बाद 36 नंबर का क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसके द्वारा की गई थी, फैराडे द्वारा आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की गई थी। उसका 37 नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा न्यूटन की गति का प्रथम नियम है, तो हो जाएगा प्रत्येक वस्तु एक समान गति, यानी प्रत्येक वस्तु एक समान गति अवस्था में तब तक रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए, तब तक वो उसी स्टेट में रहेगी। न्यूटन की गति का प्रथम नियम यही बतलाता है। और किसको बतलाता है, तो जड़त्व की परिभाषा देता है, ये भी आपको नोट करके रखना है। उसके बाद 38 नंबर का क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे 38 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं, तो पी प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं एसआई में, यानी एसआई में बोरोन की अशुद्धि मिलाने पर सिलिकॉन में बोरोन की अशुद्धि मिला दी जाएगी, तब हमें पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होगा। उसके बाद 39 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा डायोड वाल्व के अंदर धारा के प्रवाह की दिशा कैसी होती है, तो प्लेट से कैथोड की ओर होती है, हमेशा प्लेट से कैथोड की ओर होती है। उसके बाद 40 नंबर का क्वेश्चन, यानी ये आपका कौन सा नंबर का क्वेश्चन होने वाला है, तो ये हम पहुँच चुके 200 नंबर के क्वेश्चन में। हमने इस वीडियो में इस यानी मैराथन में हमने 200 नंबर 200 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। देन यहाँ पे 40 नंबर का क्वेश्चन है, यानी 200 नंबर का क्वेश्चन है कि दो प्रोटॉन एक दूसरे पर नाभिकीय बल आरोपित करते हैं, इनके बीच की दूरी कितनी कोटि की होती है, 10⁻⁻14 मीटर की कोटि होती है। आपका दो प्रोटॉन एक दूसरे से नाभिकीय बल की जो त्रिज्या की कोटि होती है 10⁻⁻14 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे 200 नंबर का क्वेश्चन, तो मैंने जो कहा था
200 नंबर का 200 क्वेश्चन मैंने करा दिए। अब बारी आपकी है, आप सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा, और मैराथन जो मैंने देखा करिएगा। जैसे केमिस्ट्री की मैराथन लगा दी और फिजिक्स की मैराथन अभी होगी आज, तो आप इस मैराथन को शेयर कर दीजिएगा, यानी जो जिसके पास ना पहुंच पाए वो भी बच्चा इसे हासिल कर पाए, वो भी पढ़ पाए। और आराम से भी फ्री का कंटेंट मैं दिला रहा हूँ। अगर आपको पीडीएफ नहीं मिल रही है तो पीडीएफ आप जाके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको क्लासेस प्रीमियर होने के बाद आपकी पीडीएफ अपलोड कर दी जाती हैं। और हाँ, लाइव चैट में मैं नहीं आ पाता हूँ, यानी प्रीमियर जब चल रहा होता है तो कुछ बच्चे लाइव चैट भी पूछते हैं उसमें, तो मैं नहीं आ पाता हूँ। सो उसके लिए सॉरी, क्योंकि अभी मैराथन चलिए तो उसके लिए कंटेंट बनाना है। तो कल मैंने देखा तो काफ़ी सारे कमेंट आए थे, तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाया था, उसके लिए सॉरी हो जाएगा। तो आप यानी आप बात कर लीजिएगा, आपस में बात कर लीजिएगा, मतलब कर लीजिएगा। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में आपका क्लास ख़त्म होने के बाद आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।